सो लेट मी टेल यू दी हैक फॉर द आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कि जिन लोगों को वो क्लैरिटी नहीं होती है कि कैसे करना है, पहले से एकदम से समझ नहीं आता है। सो आई वुड सजेस्ट कि आप है ना मॉडल आंसर रीड कर लो, गेट सम गुड टेस्ट सीरीज फ्रॉम द मार्केट। जो सॉल्व टेस्ट सीरीज है उनके आंसर अवेलेबल है। अगर करंट ईयर की नहीं है तो आप पिछले साल की ले लो और आप उसमें से ना क्वेश्चन रीड करो एंड देन रीड दी मॉडल आंसर जो इंस्टीट्यूट ने प्रोवाइड किया है। तो आप है ना खाली वो एक आंसर मत रीड करो, क्योंकि वो तो ऐसे बहुत ज़्यादा ऐसा हो जाएगा काइंड ऑफ अ बेबी फीडिंग कि आपने तभी तभी आंसर रीड किया और तभी तभी तो आप उसको लिख ही दोगे, तो जेन्युइन प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। तो आप है ना उस टेस्ट की लगभग 8 से 10 क्वेश्चंस रीड करो, उनके मॉडल आंसर्स रीड करो और उसमें से ना फिर उन 10 क्वेश्चन में से आप रैंडमली 5 क्वेश्चन नोटबुक में लिख लो एंड देन जस्ट शट इट डाउन। और 1 या 2 घंटे के बाद आप उनके आंसर्स लिखो, जितना भी आप रिकॉल कर पा रहे हो। उसमें स्टार्टिंग में कोई टाइम कंस्ट्रेंट मत रखो अपने ऊपर कि 10 मिनट या आधे घंटे में आपको 6 क्वेश्चंस लिखने हैं। जितना भी आपको याद आ रहा है, जितना भी आपको समझ आ रहा है, सो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग लाइक अ बेबी। उसके बाद सर बहुत ईजी हो जाती है आंसर राइटिंग। इनफैक्ट आई बिलीव कि यू विल स्टार्ट एंजॉयिंग आंसर राइटिंग। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना उसको ना अखरता है। उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। हे एवरीवन, वेलकम टू KMIT विद टॉपर्स, एन इनिशिएटिव बाय अन अकेडमी। और मैं हूं आपका दोस्त, आपका एजुकेटर अमन शर्मा। I am the faculty of Current Affairs and Science and Technology on Academies Plus platform. आज हमारे साथ जो पर्सनालिटी हैं, उन्होंने यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को क्रैक भी किया और वो भी अपने फाइनल अटेम्प्ट में। एक ऐसी जर्नी आज हम लोग डिस्कस करेंगे जहां पर बोलते हैं ना कि सारी स्ट्रगल्स के बाद कभी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि ना जाने कब एक अगले मोड़ पर वो सक्सेस आपका इंतजार कर रही हो। सो लेट अस वेलकम प्रियंका गोयल, ऑल इंडिया रैंक 369 ऑन दिस प्लेटफॉर्म। हाय प्रियंका, वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म। हेलो सर, हेलो। इट मीन्स अ लॉट टू बी हियर। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। प्लेजर इज ऑल आवर्स एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू एंड वी आर वेरी हैप्पी टू हैव यू हियर। थैंक यू सो मच सर। और आज जो हम लोग आपकी जर्नी सुनने वाले हैं ना, वो आई नो that would be very inspiring for each of us. Yes, hopefully sir, hopefully. जब आपने अपने 5 प्रयासों के बाद अपने फाइनल अटेम्प्ट में उस PDF में अपना नाम देखा, वो एहसास क्या था? सर वो एहसास मैं ऐसे मुझे लगता है कि मैं शायद शब्दों में उसको बयां नहीं कर सकती, बिकॉज जब तक रिजल्ट नहीं आता है ना, उसके 5 मिनट पहले तक भी वी आर नथिंग। हमें ना ऐसे दिल धक धक कर रहा होता है। हमें बोलते हैं कि ओके आपको IAS ऑफिसर बनना है, आपको IPS बनना है, तो आपके अंदर ऑलरेडी वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, सब होना चाहिए। लेकिन वो 5 मिनट ऐसे होते हैं रिजल्ट के पहले कि उस टाइम ये सब कुछ याद नहीं आता। उस टाइम हम एक बहुत छोटे से बच्चे होते हैं जिसका दिल बस ऐसे घबरा रहा होता है कि पता नहीं उस PDF में हमारा नाम होगा या नहीं। और जब वो फाइनली एकदम से पॉपअप हुआ मेरे फ़ोन पे कि FRCSM, तो मैंने उसको खोल के देखा। तो मैंने ऐसे 2-3 पेजेस उसको स्क्रॉल किए, देन मैंने अपना नाम उस पर फाइनली टाइप किया बहुत हिम्मत करके। मेरे हाथ ऐसे घबरा रहे थे अपना नाम लिखते वक्त, और एकदम से वो ऐसे हाईलाइट हुआ प्रियंका गोयल। सो इट वाज लाइक कि ना मैंने अपनी रैंक देखी, मैंने कुछ और नहीं देखा उस टाइम पे कि क्या हुआ है, क्या मुझे मिल रहा है, क्या मैं बनी हूँ, मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। सिर्फ वो नाम मैंने देखा और वो ना एक मूवी सीन की तरह था मेरे लिए, क्योंकि मैं उस वक्त कमरे में अकेले थी, मम्मी पापा पूरी फैमिली दूसरे रूम में थी, तो मैं उस वक्त कमरे में अकेले थी जब रिज़ल्ट आया। और ऐसे ना मूवी सीन की तरह वो 5-10 सेकंड के लिए फ्लैशबैक की तरह ना मेरी खुद की जर्नी मेरे आंखों के सामने थी कि मैंने कब स्टार्ट किया, कितनी मेरी स्लीपलेस नाइट्स रही, कितने मैंने आंसू बहाए हैं शायद अपने फेलियर्स के बाद, ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑल्सो जितनी बार मुझे लो फील हुआ।
और एकदम से वो नाम देखकर ऑल ऑफ इट अपीयर्ड वर्थ इट सडनली। ऐसे मेरी आंखों से सिर्फ आंसू बह रहे थे एक वो फ्लैशबैक के उसके अंदर, और वो सारे ना बिल्कुल वो सारी स्ट्रगल ऐसे ड्रॉप डाउन हो गई टीयर्स के साथ, और तब जाके मेरे फेस पर स्माइल आई। मतलब उन 10 सेकंड के लिए ना आई वाज टोटली ब्लैंक कि मैंने शायद रियलाइज़ नहीं करा कि मेरी पूरी लाइफ चेंज हो गई है या क्या हुआ है, ये सब आगे मेरे साथ क्या होने वाला है। बस वो 10 सेकंड ऐसे थे कि ओके आई हैव अचीव्ड इट, ये हो गया, जो मैं कर रही थी ना हो गया। जो कल रात तक भी मैंने सपना देखा था कि शायद कल मेरा उस लिस्ट में नाम होगा, वो फाइनली वो ड्रीम कम ट्रू वाली चीज़ मेरे सामने है। तो मतलब वो मेरे लिए एक बहुत ही एक अनएक्सप्रेसिबल मेरे लिए एक ये मोमेंट है कि बस मेरी आंखों में सिर्फ आंसू थे, वो बह रहे थे, और मेरे लिए ये था कि ओके आई हैव अचीव्ड इट नाउ। जब वो मेहनत सफल हुई, बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार इट वुड हैव बीन अ प्रिपरेशन ऑफ अराउंड 1 ईयर, है ना, बट वो आप जानते हो कि आपकी प्रिपरेशन कितनी लंबी थी, उसके अंदर क्या क्या कहानियाँ थी, कैसे कैसे अप्स एंड डाउन्स आए। वहीं से स्टार्ट करते हैं। लाइक वी वुड लव टू हियर फ्रॉम योर फर्स्ट अटेम्प्ट टू दिस अटेम्प्ट, क्या जर्नी रही है आपकी? सो सर मेरी जर्नी जो है ना वो लगभग 2016 में स्टार्ट हुई आफ्टर माई ग्रेजुएशन, व्हेन आई डिसाइडेड टू प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसेज। तो उसके पीछे भी काफ़ी सारे मोटिवेशनल फैक्टर्स थे कि मुझे ये क्यों करना है। सो इट वाज लाइक कि ठीक है, थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता था कि मेरा जो पोटेंशियल है, मेरी जो कैपेबिलिटीज़ हैं, उनसे मैं कुछ बेटर कर सकती हूँ, कुछ सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए कंट्रीब्यूट भी कर सकती हूँ। और मेरे पास ये एक ऐसी करियर अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे सेल्फ ग्रोथ की भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मुझे बहुत अच्छा कुछ करने को मिलेगा, बहुत सारे लोगों से मुझे मिलना होगा। तो बीइंग अ स्टूडेंट हम इतना ही सोच पाते हैं कि हमें ये सब करने को मिलेगा, बहुत सारी एक डाइवर्स फील्ड में बस काम करने को मिलेगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है स्टार्ट कर लेते हैं। और इसके साथ एक और भी एक छोटा रीज़न ये था कि जिस तरह के बीइंग अ वुमेन जितनी रिस्ट्रिक्शंस हमें सोसाइटी में फ़ेस करनी होती है, तो मैं उन सब चीज़ों को नहीं फ़ेस करना चाहती थी, मुझे वो रिस्ट्रिक्टेड लाइफ नहीं चाहिए थी। तो इसलिए मुझे ये था कि मैं अपने आप को एक ऐसे प्लेस पर लेके जाना चाहती हूँ जहाँ पर ये सारी एटलीस्ट एक बेसिक सी जो एक विमेन के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि आप ये मत करो, वो मत करो, यहाँ मत जाओ, इस टाइम मत जाओ, ये सब एटलीस्ट मुझे नहीं चाहिए थी। तो इसीलिए वो एक थोड़ी सी फ्रीडम, एक इंडिपेंडेंट लाइफ भी मुझे जीनी थी, जो कि मुझे लगता था कि सिविल सर्विसेज एक करियर है जो मुझे बहुत अच्छी प्रोवाइड कर सकता है इस तरह की लाइफ। तो ये मेरी इनिशियल मोटिवेशंस थी जिसके बेसिस पे मैंने स्टार्ट किया। मैंने कोचिंग करी 2016 में। अब वो कोचिंग का ऐसे था कि मतलब जाते थे, बस क्लासेस कर ली। कोचिंग के साथ भी ऑल नो कि बहुत डिफ़िकल्ट होता है सेल्फ स्टडी करना, तो मुझे सेल्फ स्टडी का बहुत कम टाइम मिलता था। बट स्टिल ये था कि अटेम्प्ट तो अब देना ही है, क्योंकि 1 साल पूरी प्रिपरेशन कर लिया। तो 17 में अटेम्प्ट दिया, तो 17 का प्रीलिम्स नहीं क्लियर हुआ, क्योंकि कोचिंग में मुझे ऐसा लगता है कि मेरा सारा टाइम लगभग वेस्ट हो गया और मैं ना कुछ मीनिंगफुल नहीं पढ़ पाई, कुछ सीख नहीं पाई। और सबसे बड़ी बात यह कि कोचिंग होने के बावजूद ना मैं इतनी इग्नोरेंट थी, या मे बी मैं इतनी अनअवेयर थी कि मुझे ना बेसिक चीज़ों का भी आइडिया ही नहीं था। सो वेरी ऑनेस्टली मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ना तो लक्ष्मीकांत पढ़ी, ना मैंने स्पेक्ट्रम पढ़ी, मुझे पता ही नहीं था कि ये सब किताबें भी हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने खाली जो NCERTs बोलते हैं कि पढ़ लो वो पढ़ ली, और उसके साथ साथ मैंने कोचिंग के नोट्स पढ़ लिए, और मैं उनके बेसिस पे फुल्ली कॉन्फिडेंट होकर एग्ज़ाम देने चली गई। कोई स्टैंडर्ड बुक नहीं पढ़ी मैंने। तो डेफिनेटली वो एग्ज़ाम नहीं होना था क्लियर, जैसा कि हम जानते हैं कि प्रीलिम्स का कैसा नेचर है। तो उसके बाद ना फिर सेकंड वो नहीं हुआ, तो वो मेरी लाइफ का ना फर्स्ट फेलियर था, क्योंकि उससे पहले मैंने कभी लाइफ में फेलियर फेस नहीं किया। मैंने शायद कोई स्ट्रगल भी नहीं की, वेरी ऑनेस्टली। मेरी अच्छी फैमिली है, सब है, पापा का बिजनेस है, तो ये था कि सब कुछ अभी तक ना बहुत सॉर्टेड सा चलता था। कॉलेज में मैंने लगभग टॉप किया, मैं अपने स्कूल में भी मैं ऑलमोस्ट मैं टॉपर्स में रहती थी, काफ़ी एक ब्रिलियंट स्टूडेंट आई, फर्स्ट बेंचर, टीचर्स के फेवरेट जो बच्चे होते हैं प्यारे से, तो मैं उस तरह की हमेशा रही स्टूडेंट। तो इसीलिए मैंने कभी कोई फेलियर ही नहीं देखा लाइफ में। ये मेरा एक फ़र्स्ट फेलियर था। तो मुझे उस वक्त है ना काफ़ी ऐसे लगा कि यार मैं फ़ेल हो गई, मतलब कैसे फ़ेल हो गई मैं। तो थोड़ा सा ना थोड़ी देर मुझे काफ़ी मेरे लिए ना उसको एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल हो गया उस टाइम पे।
मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, सब ने मुझे समझाया, घर वालों ने, कि बेटा ये तो एग्ज़ाम ही ऐसा है, तू ये मान के चल कि ये तो होगा। मैंने कहा हाँ सही कह रहे हो, ठीक है। उसके बाद जैसे हम टॉक्स ये कर रहे हैं ना, तो मैंने ऐसी टॉक सुनी, और मैंने किसी भी फर्स्ट अटेम्प्ट वाले की टॉक ही नहीं सुनी क्योंकि मुझे ये था कि इन्होंने तो कर लिया फर्स्ट में, पर मेरा नहीं होने वाला है क्योंकि मैं तो फेल हो गई हूँ। तो मैंने उनकी टॉक सुनी जिनका पहले में नहीं क्लियर हुआ, तो मैंने 4-5 ऐसी सुनी। मुझे काफ़ी मोटिवेशन आई कि चलो सब अपनी कैटेगरी के लोग हैं, ठीक है। फिर मैंने सेकेंड अटेम्प्ट की तैयारी करी। मैंने उसके अंदर फिर मुझे बेसिक बुक्स का आइडिया हो गया थोड़ा कि हाँ लक्ष्मीकांत और स्पेक्ट्रम नाम की भी किताबें हैं, इनको भी पढ़ना है। तो मैंने सर वो किया। उसके बाद सेकेंड अटेम्प्ट में फिर तो ये होता है ना, लक फैक्टर आ जाता है अब बीच में। तो बेसिकली आई रिमेंबर उस साल जो कट ऑफ थी ना प्रीलिम्स की थी 98 और मेरे मार्क्स थे 97.3। तो 0.7 से आई मिस्ड दी कट ऑफ, जबकि उस वक्त हमें मार्क्स नहीं पता होते हैं, वो तो नेक्स्ट ईयर आने होते हैं लगभग। तो बस तब मुझे ये था कि नहीं हुआ क्लियर। तो सेकेंड टाइम आई ऑल्सो फेल्ड, अगेन वेरी अनएक्सेप्टेबल थिंग फॉर मी। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, दोबारा करेंगे। मतलब 2 बारी फेल होने के बाद तो ऐसे था कि मैं अभी गिव अप नहीं करूँगी, और ना ही वो एक होता है ना कि कोई जोश ठंडा हुआ या कोई मुझे चैलेंज फील हुआ कि यार 2 बार नहीं हुआ, मुझे कोई डीमोटिवेशन हो रही है, ऐसा मुझे नहीं हुआ बिल्कुल भी फील। मेरे अंदर वो जोश उतना ही हाई था जितना कि 2016 में था। तो मैंने अपने थर्ड अटेम्प्ट के लिए तैयारी स्टार्ट की। अब इस वाले अटेम्प्ट में हुआ क्या ना, कि जो मुझे लगता है कि ज़्यादातर एस्पिरेंट्स गलती करते हैं, शायद मैंने भी वही करी। मुझे ना वो प्रीलिम्स वाला वो चढ़ गया एकदम से कि ना मुझे प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करनी है। प्रीलिम्स इज़ द की टू एटलीस्ट एंटर दिस एग्ज़ाम। उसके बाद मेंस वेंस का तो देखा जाएगा, मेंस तो आंसर ही तो लिखने हैं। अभी तक भी मैं अच्छा लिख लेती हूँ, मैं आंसर लिख लूँगी, मुझे बस प्रीलिम्स निकालना है। तो मैंने ना अपनी पूरे साल की जो प्रिपरेशन थी वो प्रीलिम्स फोकस्ड कर दी समहाउ। अब मैंने थर्ड में प्रीलिम्स निकाल लिया, वो हो गया क्लियर। उसके बाद अब नेक्स्ट मेंस था। मेंस की कोई तैयारी नहीं थी, कोई मैंने आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं की हुई थी, कोई मैंने अच्छे से नोट्स वोट्स नहीं बनाए हुए थे अपने, और ना ही मैंने अपने ऑप्शनल की पढ़ाई की थी ढंग से। मतलब ऑप्शनल तो इट वाज लाइक कि मैंने शायद पढ़ा ही नहीं था। तो उन 2-3 महीने का ही टाइम था सिर्फ बीच में, उसके लिए मैंने मेंस की तैयारी की। एंड देन मेंस में देने भी चली गई इस उससे कि बिना आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के एक्चुअली। तो क्योंकि ना मुझे ये था कि लिख तो मैं लूँगी, मेरे पास ना कंटेंट होना चाहिए अच्छा। तो मैंने ना 2-3 महीने सारा फोकस अपना कंटेंट पे कर दिया, जो कि मेंस फोकस्ड कंटेंट होता है। आंसर्स, मॉडल आंसर्स, थोड़ी टॉपर्स कॉपीज़ मैंने रीड की कि हाँ लगभग ऐसा लिखना होता है, ये कंटेंट चाहिए, और मैं मेंस देने चली गई। एंड देन जो कि होना ही था, तो आई कुडंट क्लियर मेंस एज वेल। कि भाई मतलब मैंने अपनी वो नहीं की थी, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की थी, कुछ नहीं किया था। तो मेंस के पेपर कुछ कंप्लीट भी नहीं हो पाए थे क्योंकि मुझे प्रैक्टिस नहीं थी उस चीज़ की। और ना मैंने जो कंटेंट पढ़ा था ना, उन सब का ऐसा होता है कि मैं रिकॉल ही नहीं कर पाई कुछ भी, क्योंकि हमें जो चीज़ हम अपने हाथ से लिख कर देख लेते हैं ना, वो तो हमें याद रहती है कुछ हद तक, 20% एटलीस्ट हम रिटेन कर पाते हैं, लेकिन पढ़ा हुआ बहुत कम याद रहता है, और वहाँ पे सोचने का भी टाइम नहीं होता। तो बेसिकली मैंने बहुत ही यूजलेस आंसर्स वहाँ पे लिखे होंगे शायद, तो इसलिए मैंने मेंस नहीं क्लियर किया। और अगर मैं अपने ऑप्शनल की बात करूँ तो ऑप्शनल में आई ओनली स्कोर 216 मार्क्स उस साल। तो ये मार्क्स भी हमें बाद में पता लगते हैं, और तब तो बस ये था कि मेंस क्लियर नहीं हुआ। तो आई गॉट वेरी डिसहार्टन्ड कि मेंस क्लियर नहीं हुआ। मतलब मैं उम्मीद कर रही थी कि मेंस क्लियर ज़रूर हो जाएगा। फिर मुझे लगा कि फिर से फाइनल मेरे पास एक होप थी कि चलो मैं मेंस तक तो पहुंच ही गई ना थर्ड अटेम्प्ट में, तो मैं फाइनल तक भी पहुंच ही जाऊंगी, चाहे मैं लास्ट अटेम्प्ट में पहुंचूं, ये मेरे माइंड में ऑलरेडी था। तो मैंने अपनी फोर्थ अटेम्प्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट की। लगभग फिर से मैंने, क्योंकि बहुत कम टाइम था मेंस के रिजल्ट के बाद प्रीलिम्स के बीच में, तो फिर से मैंने उसी में बेसिकली मैं इस लूप में फंसी रही। तो मैंने प्रीलिम्स की तैयारी स्टार्ट की, मेंस की मुझे दोबारा चांस नहीं मिला। तो मैंने कहा प्रीलिम्स कर लेते हैं दोबारा 3 महीने में, इस बार मैं आंसर राइटिंग करूँगी अच्छे से। बट देन अगेन आई कुडंट क्लियर प्रीलिम्स बिकॉज ऑफ CSAT। तो मेरा क्या रहा सर कि GS में मेरे बहुत अच्छे मार्क्स हैं फोर्थ अटेम्प्ट वाले प्रीलिम्स में, लेकिन CSAT में आई गॉट सम अराउंड 65 पॉइंट समथिंग। तो वो पॉइंट से ही फिर से 66 वी नीड टू क्लियर दी CSAT एग्ज़ाम, तो मेरा वो भी नहीं हुआ। अब ये भी मुझे नहीं पता था उस साल, बस इतना पता था कि CSAT की वजह से नहीं हुआ बिकॉज GS में काफ़ी अच्छे मार्क्स बन रहे थे। तो थोड़ी सी ना मुझे एक वो डीमोटिवेशन आनी स्टार्ट हुई, और ये फोर्थ अटेम्प्ट के बाद तो आई एक्चुअली गॉट डीमोटिवेटेड, और थोड़ा सा ना पहली बार मैंने वो सेल्फ डाउट वाला फैक्टर फील किया।
क्यों? क्योंकि मैंने सी सेट क्वालिफाई नहीं किया। सी सेट जो है क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम है, काफ़ी सिंपल। अभी तक हम ऐसा सुनते थे कि बहुत सिंपल है, कोई इसको पढ़ के भी नहीं जाता है, ऐसे ही जाके बैठ जाओ, सी सेट क्लियर हो जाता है। और मैं एंड आई वाज लाइक कि यार मैं सी सेट भी क्वालिफाई नहीं कर पाई, तो मैं पूरा एग्ज़ाम कैसे क्वालिफाई कर लूँगी। और मुझे ऐसे लगा कि शायद सब लोग ना सच बोलते हैं कि 15 लाख बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं और इतना टफ कंपटीशन है, इतना हाई कंपटीशन है उसमें, मतलब और इतने ब्रिलियंट बच्चे ऑलरेडी हैं और उनको ना वहाँ पे खाली मुश्किल से 700-800 बच्चे चाहिए बस जो वो सेलेक्ट करते हैं, तो उसमें तुम्हारा नंबर तो कहीं नहीं आने वाला। वरना अगर करना होता तो अभी तक हो जाता। तुम सी सैट नहीं क्वालिफाई कर पा रहे हो तो और तो क्या होगा। तो ये सारी बातें किसी और ने मुझसे नहीं बोली, ये सारी बातें मेरा खुद का माइंड मुझे बोल रहा था उस टाइम पर, जब मुझे लगा कि नहीं हुआ। तो लेकिन फिर भी क्या होता है ना कि मेरा जो अंदर का एक मोटिवेशनल फैक्टर था ना, वो मुझे लगता है कि शायद इस फीलिंग से बहुत बड़ा था कि मुझे ये था कि नहीं यार, चाहे कुछ भी हो ठीक है, क्या होगा, मैं अल्टीमेटली फेल हो जाऊंगी, सारे अटेम्प्ट्स फेल हो जाऊंगी, मेरी लाइफ तो ख़त्म नहीं हो जाएगी ना उसके बाद भी मैं कुछ ना कुछ कर ही लूँगी जो शायद लाइफ ने या यूनिवर्स ने मेरे लिए सोचा होगा। लेकिन यूपीएससी ने तो हमें 6 अटेम्प्ट्स दिए हैं, तो कुछ सोच के दिए होंगे, यूपीएससी को भी तो पता होगा ना, वरना वो भी तो कम अटेम्प्ट्स दे सकती थी ना। सही बात। तो इसीलिए मैंने कहा जब उसने 6 दिए हैं तो मैं क्यों बीच में छोड़ूं, मैं तो पूरे 6 के 6 ही दूंगी। तो इसीलिए मैंने सर फिर फाइनली आई डिसाइडेड टू गो फॉर द 5th अटेम्प्ट। बस उस टाइम पे 5th अटेम्प्ट में मुझे ऐसा लगता है मेरी जो स्टुपिडिटी रही, तो मेरी मम्मा बहुत बीमार हो गई थी, कोविड पैंडेमिक का वो टाइम था, उनके 80% लंग्स डैमेज हो गए थे, शी वॉज ऑन दी ऑक्सीजन सपोर्ट फॉर 3 to 4 months। वो पहले आईसीयू वगैरह में रही, फिर हम उनको घर ले आए। तो घर आने के बाद भी 1-2 महीने तक तो वो ऐसे बहुत ही अनकॉन्शियस सी स्टेट में थी, बिकॉज उनके माइंड में ऑक्सीजन नहीं जा रही थी। तो अब मैं अपने घर की एल्डेस्ट डॉटर हूँ, तो उस नाते काफ़ी सारी मेरे ऊपर ना जिम्मेदारी आ गई कि मतलब छोटे भाई बहन को भी संभालना है, खाली पापा हैं, घर का भी देखना है, सारी चीज़ें, तो मम्मा को भी हैंडल करना है साथ में। तो उस टाइम पे ना वो 3-4 अक्टूबर में प्रीलिम्स था और ये लगभग चीज़ स्टार्ट हुई अप्रैल में। तो अप्रैल से लेके अगले 4 महीने ना मेरे पूरे इसी चीज़ में चले गए। आई कुडंट रिवाइज एनीथिंग, मैं शायद बुक्स भी नहीं खोल पाई थी। तो लेकिन जब प्रीलिम्स का टाइम आया तो उससे पहले 15-20 दिन पहले मैंने लगाकर ना करंट अफेयर्स कवर कर लिए, बहुत सारी वीडियोस में से इधर उधर से काफ़ी सारी मैंने सुन लिए कि चलो बेसिक्स तो मुझे आता ही है और 2 बार मैंने अच्छा स्कोर भी कर लिया है प्रीलिम्स में, तो मैं इस बार भी कर लूँगी। सो बेसिकली आई गॉट समवेयर ओवर कॉन्फिडेंट, जो कि मुझे लगता है मेरी बहुत बड़ी गलती थी, ये नहीं करनी चाहिए। बिना रिवीजन के आप प्रीलिम्स देने नहीं जा सकते हो। तो मैं उसकी बेसिस पे चली गई देने, एंड सो आई कुडंट क्लियर प्रीलिम्स एंड दिस टाइम जीएस में इनफैक्ट काफ़ी कम नंबर थे, कट ऑफ से लगभग 10-12 नंबर का मार्जिन था, तो ये काफ़ी ह्यूज मार्जिन है। तो उसके बाद भी अब ये भी क्लियर नहीं हुआ, सो फाइनली आई लैंडेड अप टू माई लास्ट अटेम्प्ट कि अब 6th अटेम्प्ट है, फाइनल अटेम्प्ट है। तो पहले तो मुझे घर वालों ने बोला कि तू देख ले तुझे करना है या नहीं करना है बेटा, इट्स अप टू यू। मतलब पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे, उनका ये था कि तू काफ़ी मतलब अपने आप में तू समझदार है अपनी ज़िंदगी का फैसला लेने के लिए, कम से कम इतना कि तुझे अटेम्प्ट देना है या नहीं देना। तो मैंने बहुत ना एक कमरे में बंद करके अपने आप को कम से कम 1-2 घंटे बैठकर मैंने ये सोचा कि मुझे ये अटेम्प्ट देना है या नहीं देना है, या मुझे अपनी ज़िंदगी के साथ क्या करना है। तो ऑलरेडी एक प्लान भी मेरे माइंड में था जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे, बट वो प्लान भी इतना सॉलिड नहीं था कि मैं उसके ऊपर मतलब बिल्कुल ब्लाइंडली मैं उसको फॉलो कर सकूं, वो भी उतना ही रिस्की था। तो इसलिए मुझे ये था कि यार लास्ट ही तो बचा है। तो फाइनली ना मैंने अपनी उस ड्रीम को एक बार फिर से अपने अंदर जिंदा किया कि मैंने ये क्यों स्टार्ट किया था। वो सारी फ्रीडम, वो सब सर्व करने वाली एक फीलिंग, अपने ही पोटेंशियल को अच्छे से यूटिलाइज करने वाली फीलिंग, अपने ही लोगों के बेटरमेंट के लिए। तो वो सारे मतलब उन सारी चीज़ों को ना मैंने दोबारा जिया एक बारी अपने अंदर। मैंने अपने आप को ना वहाँ देखा, मैंने इमेजिन किया खुद को कि ओके मेरा फाइनल अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो गया है एंड नाउ आई एम अ सिविल सर्वेंट, और अब मेरी लाइफ कैसी है, मैं लोगों के लिए काम कर पा रही हूँ, मेरे पास वो एक इंडिपेंडेंट लाइफ है। मैंने एक्चुअल में ना थोड़ी देर के लिए अपने आप को, सारे अपने टीयर्स, अपने पेन को एक बारी के लिए साइड में रखा और बीइंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग वुमन मैंने अपने आप को उस इमेजिनरी फेज में डाल दिया, सक्सेस वाले। उसने मुझे मोटिवेट किया फाइनली, उसने उस इमेजिनरी फेज ने ही ना मेरे अंदर से वो पेन निकाल दिया उस टाइम के लिए।
कि मतलब ठीक है, मतलब एक बारी को इसको साइड में रखते हैं, पेन ही तो हैंडल करना है ना, 1 साल बाद कर लूँगी अगर नहीं हुआ तो। दर्द से गुजरना ही है तो ठीक है ना, अभी भी तो मैं गुजर ही रही हूँ, और अगर छोड़ दूँगी तो मैं सारी ज़िंदगी इस दर्द में रहूँगी कि एक तो मैं क्वालीफाई नहीं कर पाई 5 साल की मेहनत के बाद, और जो एक चांस था मैंने वो भी नहीं दिया, शायद उसमें हो जाता। तो मैं ये शायद वाली प्रोबेबिलिटी नहीं रखना चाहती थी अपनी लाइफ में एक पीसफुल लाइफ जीने के लिए। तो मैंने उसको स्टार्ट किया, मैंने कहा ठीक है करते हैं। वो फॉर्म भरने वाली डेट आई फरवरी में, जब आया फाइनली तो मैंने वो फॉर्म फिल किया। मतलब तब तक मैं डिसाइड कर चुकी थी कि मुझे करना तो भाई, तो पिछले 6 महीने में प्रिपेयर कर ही रही थी, मैंने स्टार्ट कर लिया था जब प्रीलिम्स नहीं हुआ। तो इस बारी ना मुझे ये था कि मुझे ना फर्स्ट अटेम्प्ट की तरह तैयारी करनी है। आई विल नॉट कंसीडर दिस एज माई लास्ट अटेम्प्ट, मैं इसको फर्स्ट अटेम्प्ट मानूंगी। तो मैंने अपने अंदर वो 2016 वाला जोश वापस लेकर आई मैं, कि मेरा ये फर्स्ट अटेम्प्ट है एंड फाइनल अटेम्प्ट, तो मुझे इसके अंदर ये डू और डाई है, मुझे करना ही करना है। कोई 1% का रिग्रेट नहीं चाहिए कि ये नहीं करा, वो नहीं करा, ये किताब नहीं पढ़ी, वो किताब नहीं पढ़ी। सब पढ़ना है, सब करना है, सोना ही नहीं है, चाहे सब कुछ छोड़ देना है, लेकिन ये अटेम्प्ट करना है। मेरे को ना रिजल्ट की परवाह नहीं थी सर इस वाले अटेम्प्ट में। मतलब ऐसा बोलते हैं कि हमें लास्ट अटेम्प्ट है तो बहुत डर होता है, कुछ होता है, लेकिन मैं ना बिल्कुल बेफिक्र हो गई थी। मैंने सब कुछ ऐसे अपने यूनिवर्स, अपनी किस्मत के ऊपर छोड़ दिया था, गॉड के ऊपर छोड़ दिया था कि ये सब चीज़ें तो आप देखो, आपको क्या जस्टिस करना है मेरे साथ। मेरा काम सिर्फ इतना है, कर्मण्यवादी कारस्ते, सो सिर्फ कर्म करना है और मैं अपना बेस्ट कर्म करने वाली हूँ। तो मैंने अपना स्टार्ट किया, मैंने फॉर्म फिल किया लास्ट टाइम। तो जब मैं उस फॉर्म को फिल कर रही थी, जब मैंने उसको फाइनल सबमिट किया, अगेन आई क्राइड अलॉट। वो उस टाइम पे वो पेन ऐसा था कि यार मैं लास्ट टाइम इसको फिल कर रही हूँ। इसके बाद मतलब तब भी मेरे अंदर वो उतनी एनर्जी थी कि अगर मेरे को दोबारा भी अटेम्प्ट देना होता, इसके बाद भी मेरे फर्दर अटेम्प्ट्स होते, तो शायद मैं दे देती। मतलब अभी तक भी वो एनर्जी उतनी मेरी एग्जॉस्ट नहीं हुई थी कि मेरे अंदर और हिम्मत नहीं अटेम्प्ट देने की। इसीलिए आई क्राइड अलॉट कि यार मैं दोबारा दे भी नहीं पाऊंगी। मतलब मैं इस फॉर्म को ही नहीं भर सकती हूँ, मैं इसे एक्सेस नहीं कर सकती हूँ दोबारा। तो मतलब आई रियली क्राइड। वो मेरे लिए काफ़ी ऐसा मोमेंट था कि मतलब वेरी क्लोज टू माई हार्ट ऑल्सो, कि यार ठीक है चलो, मतलब आई लिटरली ऐसे था कि यार ये फॉर्म, मतलब मैंने उसको सबमिट कर दिया। उसके बाद फिर फाइनली प्रीलिम्स आया। अगेन 3-4 महीने बहुत हार्ड वर्क के साथ मैंने उसकी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन की। वो प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया, सो दैट वाज एन अचीवमेंट कि चलो फाइनली हो गया। 3 साल के बाद दोबारा प्रीलिम्स क्लियर हुआ। उसके बाद फिर मुझे पता था कि ये एक इकलौता मेंस बचा है मेरे पास, इसके अंदर भी डू और डाई है। तो मैंने अपनी मेंस की बिल्कुल एक हार्डवर्क वाली जो प्रिपरेशन थी, बिल्कुल वो स्टार्ट की, बिल्कुल दिल से कि सब करना है, कोई कसर नहीं छोड़नी है। तो मैंने अपनी 2-3 टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर ली अच्छी अच्छी, जो भी हमारे फेमस इंस्टीट्यूट्स हैं। कुछ मैंने पर्सनल मेंटोर्स से भी मैंने ऐसे गाइडेंस ली कि भाई तुम लोग मेरे आंसर्स इवैल्यूएट कर देना, मुझे अभी कोई आइडिया नहीं है। इस तरीके से मैंने किया। तो और जैसे हमारे ये एस्से वगैरह, मतलब मैंने हर एक चीज़ के लिए ना कुछ कुछ स्पेसिफिक चीज़ें उठा ली कि सब जगह से मैं कुछ अच्छी तैयारी कर पाऊँ, मुझे अच्छे इनपुट्स मिल सकें। तो क्योंकि होता है ना, हम डरे हुए होते हैं, हमें पता है लास्ट है, तो हम सारी बेस्ट चीज़ें करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने सब किया। और मैंने इस बार, लेकिन जो मेरा मेन फोकस था मेंस का, वो ये था कि आंसर राइटिंग करनी है, क्योंकि मैं एक बार ऑलरेडी ये चीज़ फील कर चुकी थी कि बिना आंसर राइटिंग के नहीं हो सकता मेंस क्वालिफाई, कितना भी पढ़ लो। तो मैंने ना इस बार पढ़ाई की से ज़्यादा मैंने आंसर राइटिंग के ऊपर फोकस किया, क्योंकि मुझे तो लगभग ना 100 मार्क्स इंक्रीज़ करने थे मेंस में। जो कि हम बोलते हैं कि आप नेक्स्ट मेंस में एकदम से इतने मार्क्स आप इंक्रीज़ नहीं कर पाते हो, ज़्यादातर 40-50 का इंक्रीमेंट हो पाता है, 50-60 मार्क्स का। लेकिन मेरे लास्ट मेंस में लगभग 690 के आसपास के मार्क्स थे, और मुझे ये पता था कि कम से कम 790 तक तो मैं ले ही आऊँ, ताकि एक फाइनल लिस्ट के अंदर मेरा किसी भी रैंक में मेरा नाम आ जाए। मुझे इतना था कि वो 750 से ऊपर मार्क्स होने चाहिए। तो उसके लिए मुझे पता था कि अगर 100 मार्क्स का इंक्रीमेंट चाहिए ना, तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और बहुत सॉलिड कुछ चीज़ें प्रिपेयर करनी होंगी, जैसे कि एग्जाम्पल्स वगैरह अच्छे मेंशन करने पड़े उसकी वैल्यू एडिशन के लिए। तो मैंने उन सब की प्रैक्टिस करनी स्टार्ट की। मेंस के टाइम पर बहुत ज़्यादा किया, मैं सोई भी नहीं जब एग्ज़ाम आने वाला था। तो एनर्जी ड्रिंक्स पी कर मैंने अपने आप को जगा के रखा, और मैं एग्ज़ाम लिखने गई। पूरा हो गया अच्छे से, मेरे हिसाब से मेरे पेपर अच्छे हुए थे।
तो उसके बाद जब फाइनली मेंस का रिज़ल्ट आया तो वो मेरे लिए अगेन एक काफ़ी स्केरी मोमेंट था, बिकॉज प्रीलिम्स जब नहीं क्वालिफाई किया तो वो चीज़ मैं 4 बार देख चुकी थी, लेकिन मेंस का मैंने खाली एक बार ये देखा था कि नहीं हुआ है। तो मुझे इस बार ये था, ऊपर से लास्ट अटेम्प्ट था, तो मैंने कहा यार कम से कम मेंस क्वालिफाई हो एक बार ही एटलीस्ट, आगे अच्छी एजुकेशन में जॉब लेने के लिए भी तो मेंस क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है, तो एटलीस्ट ये क्वालिफाई हो जाए। तो वो हुआ। उसके बाद मतलब वो मेरे लिए एक सेलिब्रेशन पॉइंट था हमारी फैमिली के लिए। मतलब उस वक्त तो मैंने ये भी नहीं सोचा कि आगे होगा या नहीं, मैंने कहा कम से कम ये खुशी मिली है, पहले मैं इसको सेलिब्रेट कर लेती हूँ। तो मेंस का थोड़ा सा एक वो रहा। उसके बाद फिर फर्दर इंटरव्यू की प्रिपरेशन। इंटरव्यू के अंदर तो वी नो कि वी हैव लॉट ऑफ गाइडेंस, बहुत सारे हम मॉक इंटरव्यूज़ दे देते हैं, काफ़ी सारे टॉपर्स हो गए, सीनियर्स हो गए, वहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के अंदर भी हमें काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं, तो उन सब से भी कुछ पर्सनल गाइडेंस हमें मिल जाती है इंटरव्यू के लिए। तो वो सब मैंने किया, और उसके साथ साथ मैंने अपना डैफ भी ना ऐसे काफ़ी उस तरीके से उसको फिल किया था कि भाई मतलब थोड़ा सा एक वो डैफ बेस्ड अगर मेरा इंटरव्यू चले, थोड़ा स्मार्टली हम हैंडल करते हैं कुछ चीज़ों को, तो डैफ बेस्ड इंटरव्यू जो होता है सबसे बोलते हैं कि काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि वो तुम्हारे ऊपर है तो तुम अच्छे आंसर्स दे पाते हो। तो ऐसा ही हुआ। मेरा जो इंटरव्यू था वो भी लगभग मतलब होता है ना कि यूनिवर्स फिर आपको फेवर करता है। तो ये लास्ट अटेम्प्ट में ना, अभी तक इससे पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं तो अपने एफर्ट्स पुट इन कर रही हूँ, लेकिन यूनिवर्स मुझे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो ये 0.5, 0.7, 0.6 से मेरी कट ऑफ मिस हो जाती है। तो इस बार ये था कि यूनिवर्स ने मुझे पूरा सपोर्ट किया। मे बी हर एक चीज़ आपके फेवर में होती है, आपको एक बहुत अच्छा सा बोर्ड मिल जाता है, फिर आपका इंटरव्यू भी आपकी बहुत एक्सपेक्टेड लाइंस पे रहता है, उसके अकॉर्डिंग आप स्कोर कर लेते हो। तो आई स्कोर 193 इन इंटरव्यू, और ये मेरी लाइफ का फर्स्ट इंटरव्यू था। सो सर ऐसा था कि जैसे ना मेरे को ये था कि मुझे प्राइवेट सेक्टर की जॉब वगैरह में उतना इंटरेस्ट कभी था नहीं, तो कॉलेज डेज़ में भी ना जनरली हम लोग थोड़े बहुत इंटरव्यूज़ में अपीयर हो ही जाते हैं, कोई कंपनी है कुछ है अगर इस तरीके से, लेकिन मैंने लाइफ में कभी कोई इंटरव्यू नहीं दिया, नॉट इवन अ सिंगल इंटरव्यू। ये सीधा सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू था जो कि मेरी लाइफ का फर्स्ट इंटरव्यू था, और इसलिए मुझे ये था कि पता नहीं मैं कर पाऊँगी या नहीं, मैं उनके सामने बोल भी पाऊँगी या नहीं, मुझे उतना आता भी नहीं है, मैंने कभी कोई इंटरव्यू नहीं दिया, मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है। बट थैंकफुली अगेन व्हेन यूनिवर्स सपोर्ट्स यू, तो तब जाकर मतलब ये एक लगभग ऐसी ब्रॉड मेरी जर्नी रही है अटेम्प्ट्स के टर्म्स में, कि फाइनली यहाँ तक आके हो गया, एंड देन आई सॉ माई नेम इन दैट लिस्ट। सो आई फील वेरी ब्लेस्ड टू बी हियर, और मुझे लगता है कि मतलब टू क्रैक दिस एग्ज़ाम, और मुझे लगता है कि कहीं ना मतलब कुछ लोगों को ना ऐसा होता है, मुझे ऐसे लगता है कि जैसे कुछ लोगों को बहुत जल्दी मिल जाती हैं कुछ चीज़ें, मतलब अगर उन्होंने बहुत जल्दी इनिशियल अटेम्प्ट्स में भी क्लियर कर लिया है या कैसे भी है, तो मे बी उनको वो चीज़ बहुत जल्दी मिल गई, और कुछ लोगों को ना कुछ चीज़ें बहुत देर से मिलती हैं। तो लाइफ ना उनको बहुत टेस्ट करती है, यूनिवर्स उनको बहुत टेस्ट करता है। तो जैसे जब स्पेशली कोई मुझसे ये पूछता है ना कि आपने मतलब इतने टाइम तक आपने कैसे किया, आप टिके ही रहे, आपने छोड़ा नहीं बीच में, या कोई एस्पिरेंट भी अगर मुझसे पूछता है कि इवन आई एम फेसिंग द सेम प्रॉब्लम, मेरा 4th अटेम्प्ट है, 5th अटेम्प्ट है, तो मैं उनको यही बोलती हूँ कि सी यू आर अ गॉड्स चाइल्ड, और ना यूनिवर्स आपको टेस्ट कर रहा है, तो वो आपको ये चीज़ ज़रूर देगा, या जो भी जिस भी चीज़ के लिए आप केपेबल हो ना वो आपको ज़रूर मिलेगी, बस आप उसके प्रोसेस पे थोड़ा सा ट्रस्ट करो। तो मतलब जो जिन लोगों को जल्दी मिल गया ठीक है, वो लोग बहुत मे बी उनका कुछ पहले कुछ उन्होंने स्ट्रगल किया हो, या वो लाइफ में कुछ बाद में करें, लेकिन लाइफ टेस्ट सबको करती है, तो वो आपको इस पॉइंट पे टेस्ट कर रही है, तो ठीक है उसको करने दो टेस्ट, आप करते रहो अपनी साइड से, आपको भी होना चाहिए कि हम भी हार नहीं मानेंगे, आप जितना टेस्ट हमें करना है कर लो। तो मेरा भी यही था कि ठीक है, जितना पूरा ये सब लोग मुझे टेस्ट करना चाहते हैं ना कर लो, मैं भी इतनी आसानी से पीछे नहीं हटूंगी, जहाँ तक मैं जितना मैं कर सकती हूँ उतना मैं ज़रूर करूँगी। सो दिस वॉज दी थिंग सर, कि ये मतलब मेरी एक जर्नी रही, और जिन चीज़ों ने मुझे ऐसे थोड़ा सा रखा कि हाँ मुझे पेशेंट रहना है, और क्या एक वो चीज़ थी कि जिसने मुझे यहाँ तक मतलब टिके रहने पर ऐसे बिल्कुल इनकरेज किया, तो वो यही फीलिंग थी कि पीछे नहीं हटूंगी, कितना भी टेस्ट कर लो पीछे नहीं हटूंगी। लेकिन बोलते हैं ना कि अंदर का शोर बाहर के शोर से ज्यादा लाउड होना चाहिए। Exactly. और वो अंदर का शोर आपका इतना लाउड था कि उसने बाहर के जो भी बोलते हैं ना जो भी फैक्टर्स आते हैं
भगवान बुद्ध के सामने कितनी ही हाँ, चीजें हाँ, आए, उन्हें yes. एनलाइटनमेंट तो अचीव करनी ही है। हाँ, ये समवॉट ऐसा ही था सर। बहुत सारी चीज़ें मेरे भी अराउंड थी, जैसे कि फैमिली प्रेशर हो गया, फैमिली एज इन थोड़ा सा रिलेटिव्स का प्रेशर। फिर ना कुछ प्रेशर है ना हम अपने आप देखते हैं, वो इनडायरेक्ट होता है। तो जैसे मेरे फ्रेंड्स हैं, लगभग मेरे फ्रेंड्स सब चले गए, सब अपनी अपनी लाइफ में सेटल हो गए। मेरे जो कॉलेज फ्रेंड्स थे सबकी शादियाँ हो गई, आज हर कोई सेटल्ड है, वेल सेटल्ड। और मैं उनको देख रही हूँ कि यार इसकी शादी हो रही है, आज उसकी शादी हो रही है, और मैं यहाँ लक्ष्मीकांत लेके बैठी हुई हूँ अभी तक। मतलब मैं उस पढ़ाई वाले फेज में हूँ, लाइक अ किड। और ये कहीं ना एक इनडायरेक्ट प्रेशर का काम करते हैं। स्पेशली फिर हम औरों को देखते हैं जो लोग इंजॉय कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, ट्रिप्स पे जा रहे हैं, और हम लोग क्या कर रहे हैं, कंट्रियों में जा रहे हैं, हम कंट्री के अंदर के, हाँ हम उन कंट्री का सर rivers. मैप बना रहे हैं, और हम उनमें लोकेशन जैसे पिन पॉइंट कर रहे हैं, अच्छा ये लोकेशन न्यूज़ में है, ये क्यों न्यूज़ में है, हम वो पढ़ रहे हैं। और वो लोग एक्चुअली उन जगह को एक्सप्लोर कर रहे हैं, दे आर अपलोडिंग पिक्चर्स, सारी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ये ना इनडायरेक्ट प्रेशर क्रिएट करती हैं। बट देन अगेन कि वही है ना जो आपने बोला कि अंदर की जो एक आवाज़ होती है ना, वो इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि मैं ये सब चीज़ें बेशक देख रही हूँ, मैं सुन रही हूँ, मैं सारी चीज़ें कर रही हूँ, लेकिन फिर भी कोई भी चीज़ है ना मुझे इंटरनली अफेक्ट नहीं कर रही है। ये सब है ना मुझे एक्सटर्नली 5 मिनट के लिए अफेक्ट करें कि यार ये भी घूमने चला गया, ये देखो इसकी शादी हो गई, ये देखो कितना इंजॉय कर रहे हैं, इनकी अच्छी अच्छी वीडियोज़ आ रही हैं। 5 मिनट के लिए उसने मुझे अफेक्ट किया, लेकिन उसके बाद जैसे ही मैंने अपना फ़ोन साइड में रखा, उस 5 मिनट के बाद अगेन बैक टू बेसिक्स कि ये मेरी ज़िंदगी है, ये मेरा ड्रीम है, मैं भी यही सब करूँगी, मे भी 1 साल के बाद। तो हर अटेम्प्ट के बाद मैंने ये सोचा ठीक है अगले साल। मतलब कोई भी इन सारी चीज़ों ने ना मुझे ऐसे गिव अप नहीं करने दिया अपने ड्रीम के ऊपर कि नहीं ऐसे मतलब ठीक है बिल्कुल इमोशंस में आ जाओ। ऑल्दो सर जैसे सो आई बिलोंग टू वेरी बिजनेस फैमिली, तो हमारी फैमिली का भी जो एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है वो लगभग ऐसा है कि ना यहाँ पे इट्स लाइक कि आप शादी इज़ अ वेरी बिग थिंग, and that too at a particular age. yes that too at a particular age and मतलब when it comes to girls, सो लड़कियों पे जब बात आती है ना तब तो शादी और इम्पॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि लड़कों का तो क्या है ना कि अगर वो लोग कुछ कर नहीं रहे हैं तो उनकी शादी भी नहीं होगी इन वेरी सिंपल टर्म्स। सो लड़कों को कुछ ना कुछ करना ही है। तो अगर उनका यूपीएससी मतलब उनके ऊपर आई एम सेइंग कि शायद और प्रेशर होता होगा, अगर उनका यूपीएससी या सिविल्स का एग्जाम क्रैक नहीं हो रहा है या कोई भी और एग्जाम क्रैक नहीं हो रहा है तो उनको जनरली ये बोला जाता है कि आप कुछ और ट्राई कर लो। पेरेंट्स भी बोल देते हैं कि यहाँ पे नहीं हो रहा तो कब तक तू ऐसे बैठे रहेगा, मे बी इस तरीके की बातें उनको सुनने को मिलती हैं। लेकिन लड़कियों के केस में ना ये चीज़ बहुत सिंपल है और बहुत ही ज़्यादा ना अफेक्टिंग भी है कि भाई कुछ नहीं हो रहा ना, अगर कोई बात नहीं शादी हो जाएगी, नहीं हो रहा तो आप शादी कर ही लो। और एक एज के बाद तो ऐसा होता है। सो व्हेन आई टर्न्ड 25 आई रिमेंबर, तो 25 के जब मैं हुई ना, सो मेरा बर्थडे था सर, और उसमें ना उस दिन ये था कि हमारे में क्या बोलते हैं ना, ये नहीं कि 25 के हो गए, सो इट्स लाइक तुम 26 में लग गए। सो ये एक बड़ी टिपिकल सी स्टेटमेंट है जो सुनने को मिलती है कि तुम 26 में लग गए। एंड आई वाज लाइक आज मैं 25 की ही हूँ, आज स्टार्ट हो जाता है एग्जैक्टली नेक्स्ट ईयर का सीधा। सो इट्स लाइक कि अरे आज मेरा बर्थडे, आज तो मैं 25 हूँ, मैं 25 ही सुनूंगी। आई एम नॉट गोइंग टू लिसन कि मैं 26 में लग गई हूँ या व्हाटएवर, जो भी तुम लोगों का है ये अपने तक रखो। तो उसमें ना यही आता है निकल के कि भाई 26 में लग गए या 27 में लग गए, 28 में लग गए, अब इसके बाद लड़के भी नहीं मिलेंगे। तो लड़कों का जनरली है ना कि लड़कियों का क्या है कि अगर तुम 28 के हो या 27 के हो तो लड़का तुम्हें कम से कम 3-4 साल तुम्हारी एज से ऊपर ही मिलेगा, पॉसिबल चांसेस। तो इसीलिए हमारे उसमें घर में बहुत टेंशन हो जाती है कि फिर बहुत बड़ा लड़का मिलेगा या अच्छे लड़के नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो भी वेल सेटल्ड लड़के हैं जो स्पेशली बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते हैं तो वो लोग 25, 26, 27 तक सब सेटल हो जाते हैं। तो मेरे ऊपर ये एक अलग से प्रेशर था कि अच्छे लड़के नहीं मिलेंगे। ऑल्दो मेरे पेरेंट्स का ऐसा नहीं था, उनका था कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, तुझे जब तक करना है ना तू कर, तू जिस दिन बेटा लाइक माई डैड, सो मतलब उनकी बिल्कुल क्लियर ये स्टेटमेंट थी कि जिस दिन तू मुझे खुद आकर बोलेगी कि पापा अब मुझे पढ़ाई नहीं करनी है, अब आपको जो करना है आप देख लो, उस दिन मैं लड़के देखना स्टार्ट करूँगा अपनी साइड से। मतलब ये एक सॉर्टेड सीन था मेरे घर में। लेकिन फिर जो रिलेटिव्स होते हैं ना वो अलग से पेरेंट्स के ऊपर प्रेशर बनाते हैं, मेरे ऊपर भी अलग से प्रेशर बना रहे हैं कि बेटा देख लो इस सब में क्या रखा है। और फिर ना इस सब के साथ है ना एक बहुत ही डिस्करेजिंग लाइन निकल के आती थी
कि ना सबसे नहीं हो पाता, कि बेटा हर कोई नहीं कर सकता। ठीक है, तूने ट्राई किया, कोई बात नहीं, लेकिन तुझे तो पता ही है कि 15 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, हर कोई थोड़ी ना कर लेता है, हर कोई अचीव थोड़ी कर लेता है। तो ठीक है, तेरी भी किस्मत में नहीं है, तेरी भी किस्मत में एक सिविल सर्वेंट बनना नहीं है, और शायद उतनी कैपेबिलिटी नहीं है बेटा, इसमें बहुत होशियार बच्चे चाहिए। तो क्योंकि ना सोसाइटी का ये एक परसेप्शन है कि जिन बच्चों ने यूपीएससी सिविल सर्विसेज क्रैक किया है तो वो शायद कोई गॉड गिफ्टेड माइंड है उसके पास, या कोई बहुत ही ज़्यादा वो ब्रिलियंट इंटेलिजेंट बच्चा है, हमारी कंट्री के सबसे इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो जिन्होंने ये एग्ज़ाम क्रैक किया है। जबकि मुझे ऐसा लगता है ना सर, एक अलग से सेशन होना चाहिए ये मिथ ब्रेक करने के लिए, कि ऐसा नहीं है कि वो बहुत इंटेलिजेंट है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि अगर कोई बहुत एवरेज भी परफॉर्म कर रहा है ना लाइफ में, स्कूल में, ग्रेजुएशन में, या किसी भी फॉर्म में, वो भी इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकता है। बिकॉज इस एग्ज़ाम में कोई तुम्हें रोबोटिक नहीं पढ़ना है, कोई तुम्हें ऐसे कोई एरोनॉटिकल साइंस तुम्हें नहीं पढ़नी है, बहुत ही सिंपल सी तुम्हें छोटे बच्चों वाली किताबें पढ़नी है बस। ठीक है, सिलेबस डिफाइंड नहीं है और बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, इसीलिए ये एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट है, एंड नॉट बिकॉज ऑफ द सिलेबस और समथिंग। तो ये एक मिथ ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है एस्पिरेंट्स के बीच में भी और सोसाइटी का भी। सोसाइटी अलग से प्रेशर क्रिएट करती है कि तुम इंटेलिजेंट नहीं हो इसलिए तुम नहीं कर सकते हो। सोसाइटी का प्रेशर बोलते हैं ना, एस्पिरेंट्स के सीधा दिल पे लगता है। हाँ। और उससे फिर ना उनके अंदर डिमोटिवेशन आती है। मतलब बोलते हैं ना, जो व्यक्ति अचीव भी करने वाला होता है सोसाइटी उसको भी रस्सी पकड़ के पीछे खींच देती है। यस बिल्कुल बिल्कुल सर। इसके अंदर मतलब मुझे भी ना, चाहे मैं एक बार, इट वाज लाइक कि ऑल्दो मुझे अपने अंदर से पता था कोई कुछ भी बोलो कि शादी कर लो, ये कर लो, बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते भी आए। सो वेरी फ्रैंकली मेरे पास काफ़ी अच्छे रिश्तों के ऑफर थे, जो रिलेटिव सजेस्ट करते थे कि कोई लड़का भेज दिया, उसका बायोडेटा आ गया है कि ये देख ले, बहुत अच्छी फैमिली से है वो, लाइक कोई अच्छा बिजनेसमैन है, कोई जज का बेटा है, समथिंग समथिंग, ऐसे काफ़ी सारे रिश्ते थे। बट मुझे और मेरे मम्मी पापा को पता था कि हमें अभी करना ही नहीं है, तो आप लोग सजेस्ट करते रहो रिश्ते, कोई फ़र्क नहीं पड़ना। एक बारी को ना सर कोई इंसान सोच भी ले कि अच्छा ठीक है, बट जब ये लाइन सुनने को मिलती थी ना मुझे कि सब नहीं कर सकते, तब मैं वापस ऐसे जाती थी, अच्छा ठीक है, फिर अब तो शादी नहीं करनी, अब तो यही करना है। मतलब हाउ कुड यू से कि सब नहीं कर सकते। ठीक है, आई एग्री कि नहीं कर सकते, बट शायद मैंने इस चीज़ को ना बहुत पर्सनली लिया, और पर्सनली इन द सेंस कि मुझे अपने ऊपर भरोसा था, मुझे अपने पोटेंशियल पे, अपनी कैपेबिलिटी पे मुझे भरोसा था, चाहे किसी को ना हो पूरी दुनिया में, लेकिन मुझे पता था कि मैं क्या गलतियां कर रही हूँ, किस वजह से एग्जाम क्रैक नहीं हो रहा है, और इस बार मैं वो गलती नहीं करूँगी। सो दिस वॉज द केस इन माई लास्ट अटैम्प्ट, बिकॉज इस वाले अटैम्प्ट में मेरे ऊपर सबसे ज़्यादा प्रेशर था कि मतलब अगर नहीं हुआ तो, अगर नहीं हुआ क्यों एक साल भी और वेस्ट करना है। मतलब सो आई वॉज 26 लास्ट ईयर, नाउ आई एम 27, तो 26 में इट वॉज लाइक कि मतलब 26 तो बिल्कुल परफेक्ट एज है, तू एक साल और क्यों वेस्ट करना चाहती है, तो मतलब जस्ट लेट इट बी, लेट इट गो, और हम कुछ अच्छा देख लेते हैं, तू सेटल हो जा लाइफ में। और इनफैक्ट ऐसे प्रपोजल्स होते थे कि अगर कोई बिजनेसमैन है तो तू उसके बिजनेस ज्वाइन कर लियो। सो यू जस्ट वॉन्ट टू बी एन इंडिपेंडेंट वुमेन ना, यू वॉन्ट टू डू समथिंग, तो ठीक है हम लड़का ऐसा ढूंढ लेते हैं कि उसका बिजनेस ज्वाइन कर लियो। सो मतलब ऑल दिस वॉज लाइक कि जस्ट डाउटिंग द कैपेबिलिटीज एंड डिस्करेजिंग सम हाउ, लेकिन मुझे ये था कि नहीं, मुझे यही करना है। तो मतलब किसी भी चीज़ ने ना मुझे वो लेट डाउन नहीं फील करने दिया अपने अंदर से। आई वॉज श्योर कि मैं ये कर लूँगी। तो इस अटैम्प्ट से पहले एक्चुअली मैंने ना अपनी पूरी गलतियाँ लिस्ट की थी, पूरे 5 अटैम्प्ट्स को बहुत अच्छे से मैंने एनालाइज किया था कि क्या गलती है। उन सबको मुझे था कि मुझे ऐसे बिल्कुल टिक मार्क करके इनको दूर करना है। उन चीज़ों के ऊपर मैंने वर्क करा एंड सी मतलब दिस एग्जाम इज़ एक्चुअली डूएबल, इसको क्रैक कर सकते हैं। और स्पेशली जो बच्चे बोलते हैं कि 4th अटैम्प्ट है, 5th अटैम्प्ट है, या हमारा लास्ट अटैम्प्ट है, जो ऑलरेडी डीमोटिवेट हो जाते हैं सिर्फ अपने नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स देखकर, उनको तो मतलब ऐसे स्पेशली मतलब मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ये एग्ज़ाम एक्चुअली डूएबल है। इट्स जस्ट कि आप है ना ध्यान नहीं दे रहे हो कि आप क्या मिस कर रहे हो। जस्ट इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए गिनती की 4-5 चीज़ें चाहिए, जस्ट लिस्ट देम डाउन कि वो 4-5 चीज़ें क्या है, और उसके बाद एक साइड कॉलम बनाओ आपके उसकी डूज एंड डोंट्स का, आपने अभी तक क्या किया और क्या नहीं किया, एंड जस्ट मैच उसमें से जो आपने नहीं किया ना, मेक श्योर कि आप वो इस अटेम्प्ट में करो, और देन ट्रस्ट मी कि ये हो जाएगा। हाँ वो थोड़ा सा डिमांडिंग है वो चीज़, हार्ड वर्क चाहिए, बोलना बहुत आसान है,
कि आंसर राइटिंग करनी है, आंसर राइटिंग बहुत ज़्यादा करनी है, आई एग्री, बट स्टिल अगर आप उसको कर लो, आप थोड़े से एफर्ट्स पुट इन कर लो, देन दैट इज़ डूएबल। आपकी जो पूरी प्रिपरेशन जर्नी थी उसके अंदर स्टार्ट करते हैं प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। हाँ, प्रीलिम्स के अंदर आपने कैसे प्रिपेयर किया, एंड लाइक उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन कि आपकी जो प्रिपरेशन रही पूरे इस दौरान, अगर आप अपने आप को इमेजिन करो कि मेरा आज फर्स्ट डे है, हाउ विल यू टेल कि नहीं भाई आपको ऐसे स्टार्ट करना है, दिस इज हाउ यू नीड टू स्टार्ट? सो सर दी फर्स्ट थिंग ना जो मुझे लगता है कि जैसे आज ही अगर किसी को प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है और मुझे उसे बताना है कि क्या करूँ, तो सर मैंने ये गलती की थी तो मैं उस गलती को करेक्ट करके बताती हूँ कि क्या करना है। सो यू हैव टू गो थ्रू द सिलेबस ऑफ यूपीएससी। जनरली क्या होता है ना, ये एक बहुत ही हार्ड फैक्ट है कि ना हमें लगता है कि हाँ सब कुछ पढ़ना है, ठीक है ना, हमें लगता है कोई सिलेबस नहीं है, सब कुछ पढ़ना है, और हम सीधा क्या करते हैं, एक आध जने से पूछ लिया या सीधा जाते हैं ORN की मार्केट, वहाँ पे देखते हैं क्या क्या किताबें हैं, किताब वाले से ही पूछ लेते हैं कि क्या क्या किताबें पढ़नी है। सही बात। वो बता देता है मैम ये है, सब सारे बच्चे यही पढ़ते हैं, इनको पढ़ के हो जाता है, और हम सारी वो भर के ले आते हैं और एक एक करके पढ़ना स्टार्ट कर लेते हैं। बिगेस्ट मिस्टेक अभी तक भी मैंने ये देखा है जो एस्पिरेंट्स करते हैं, मैंने भी की थी, हम ना सिलेबस पढ़ते ही नहीं है। इट्स लाइक कि सिलेबस से कोई मतलब ही नहीं है, ये सबसे ज़्यादा एक बड़ी गलती मुझे लगती है। तो सिलेबस रीड करो पूरा, प्रीलिम्स का अलग से दिया हुआ है, ऑल्दो प्रीलिम्स का सिलेबस उतना डिफाइंड नहीं है तो आप बेशक उसको चाहे एक बारी को ना भी पढ़ो, लेकिन मेंस का जो सिलेबस है ना वो अच्छा खासा डिफाइंड किया हुआ है यूपीएससी ने। मेरे पास पूरी PDF थी, आपकी जो स्टडी टेबल है ना, आपकी स्टडी टेबल पे एक साइड तो वो सिलेबस पिन्ड होना चाहिए, और डेली ना उसको एक मंत्रा की तरह आप रिवाइज करो। उसके कुछ 4-5 पेजेस पे लगभग वो आता है सिलेबस, उसको पढ़ो, वो टॉपिक्स बाय हार्ट याद होने चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, ताकि आप कल को जब आप फर्दर पढ़ाई करना स्टार्ट करोगे ना, तो जो भी आप टॉपिक देख रहे हो, कोई भी रैंडम चीज़ अगर आप देख रहे हो, यू आर एबल टू रिलेट विद दैट विद द सिलेबस। मतलब मान लो अगर मैं ये ग्रीन टी भी पी रही हूँ ना, मुझे पता होना चाहिए कि ग्रीन टी यूपीएससी के सिलेबस में कहाँ लिंक हो सकता है। दिस शुड बी दी थिंग। तो इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए और इतनी लिंकेज आपको इनिशियली आनी चाहिए अपने सिलेबस की और जो भी आप पढ़ रहे हो उसकी। सेकेंड स्टेप आता है PYQs। तो सर ये तो फर्स्ट डे की चीज़ थी कि आप सिलेबस पढ़ो। फर्स्ट डे में ही अगर आपको और भी ज़्यादा कुछ मन कर रहा है कि ठीक है आपको 12 घंटे आज देने हैं, आपने फर्स्ट टाइम आज स्टार्ट किया, आज मेरा फर्स्ट डे है, आज तो मैं एकदम पूरा पढ़ूंगी या पढ़ूंगा, तो आपने सिलेबस देख लिया, आपने 2-3 घंटे देख लिया, उसके बाद फर्दर आपको कुछ मन है ना, तब भी कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी देखने की, जस्ट गो थ्रू दी PYQs प्रीलिम्स मेंस दोनों के देखो। आप है ना कुछ रैंडम इंटरव्यू की वीडियो सुनो, मॉक इंटरव्यूज़ की, उससे थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि आइडिया ये नहीं कि आपको क्या आंसर देना है, जिस तरीके की वो चीज़ें पूछ रहे हैं, कितनी जनरल अवेयरनेस उस कैंडिडेट को है जो बैठकर वहाँ पे आंसर दे रहा है, डिस्पाइट रीडिंग ऑल ऑफ दिस, कि मतलब तब भी ऐसे बहुत से क्वेश्चन होते हैं कि हम आंसर नहीं दे पाते। उन सब चीज़ों से ना हमें बहुत आइडिया मिलता है कि क्या और कैसे पढ़ना है, एटलीस्ट कैसे स्टार्ट करना है। वही चीज़ हमें PYQ से सीखने को मिलती है। तो स्पेशली मेंस के तो चलो बहुत सीधे सीधे डायरेक्ट से लगभग क्वेश्चन होते हैं, तो उससे एक बारी को ना आइडिया लगे, लेकिन जो डाइवर्सिटी का आइडिया लगता है ना एक्चुअली एग्जाम का, वो लगता है प्रीलिम्स के क्वेश्चन से। सो एक ही पेपर में यू हैव 100 क्वेश्चंस, 100 क्वेश्चंस के अंदर 3 से 4 ऑप्शंस, तो लगभग 300 to 400 टॉपिक्स एक ही प्रीलिम्स में कवर होते हैं अलग अलग स्टेटमेंट के थ्रू। तो अगर आपने उतना, आप उसको एक पेपर को भी अगर आप एनालाइज कर लो ना ढंग से, तो आपको समझ आ जाएगा कि आपको कैसे पढ़ना है। हम बोलते हैं कि आप 10 साल के करो, बहुत अच्छी बात है, प्रैक्टिस के लिए वो बहुत अच्छी चीज़ है, बट व्हेन इट कम्स टू एनालाइज ना, तो इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम प्रैक्टिसिंग द पेपर। एनालाइज करना एक अलग चीज़ है, तो आप है ना उसको एनालाइज करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड द माइंडसेट ऑफ द एग्जामिनर, ट्राई टू अंडरस्टैंड द टॉपिक्स एंड हाउ द ऑप्शंस आर बीइंग फ्रेम्ड। तो सर मैंने अपने इस अटेम्प्ट में ये एक्सरसाइज की थी। मैंने अपने ना पिछले ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3 या 4 साल के पेपर उठाए थे, आई गेस 2018 या 19 से मैंने उठाया था। और उसके अंदर मैंने क्या किया था ना, मैंने रादर देन जस्ट प्रैक्टिसिंग कि क्या क्वेश्चन और इसका ये सही आंसर है, ये एक्सरसाइज तो मैं बहुत बार कर चुकी थी, ये उतनी बेनिफिशियल नहीं होती है। मैंने क्या किया,
कि जो जो ऑप्शंस है ना उसमें, जैसे मान लो आर्ट एंड कल्चर का कोई क्वेश्चन है, तो बेसिकली कोई एक पर्टिकुलर मॉन्यूमेंट, एक ना कोई एक आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट है, वो पूछा हुआ है कि वो कौन से किंगडम से बिलोंग करता है। तो मान लो वो चोलास का है, या वो विजयनगर एम्पायर का है, या वो गुप्तास का है। इस तरीके के 4 ऑप्शन है। तो इससे इतना समझ में आता है कि जो 4 ऑप्शन भी यूपीएससी ने दिए हैं ना, यूपीएससी की नज़र में ये चारों किंगडम इम्पॉर्टेंट है और इनसे रिलेटेड आर्किटेक्चर इम्पॉर्टेंट है। तो मैंने ये मतलब आई मेड श्योर कि उन चारों का आर्किटेक्चर मुझे पता होना चाहिए। अब इस तरीके से मैंने प्रीलिम्स की तैयारी की थी इस बारी। मैंने प्रीलिम्स के लिए ना कोई स्टैंडर्ड बुक्स नहीं पढ़ी सर इस बार, मतलब एज इन पढ़ना एज इन लाइक मैंने रिवाइज कर ली थी, लक्ष्मीकांत रिवाइज कर ली, स्पेक्ट्रम रिवाइज कर ली, ज्योग्राफी की एनसीईआरटीज रिवाइज कर ली, सब कर लिया एक एक बारी, क्योंकि वो 5 साल में ऑलरेडी मैं मल्टीपल टाइम्स रीड कर चुकी थी। तो वो कुछ बहुत ज़्यादा नया मुझे नहीं दे रही थी। जैसे कि लक्ष्मीकांत में ऑलरेडी 15 बार पढ़ चुकी थी, तो अगर मैं उसको 16th टाइम भी ऐसे रीड कर लेती तो कुछ बहुत नया मुझे नहीं मिल जाता उसके अंदर से। तो कुछ डिफरेंट करने के लिए ना मैंने ये एक एक्सरसाइज की थी जिसने मुझे प्रीलिम्स में इस बार बहुत हेल्प की। मतलब मैंने, आप ये मान के चलो कि मैंने 3-4 साल के पेपर और उसके अंदर वो 300 से 400 टॉपिक्स मेरे पास थे हर पेपर के, तो लगभग मोर देन 1000 टॉपिक्स मेरे पास ऑलरेडी थे जो कि इम्पॉर्टेंट माने जाते हैं। मैंने उनको एनालाइज किया और उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन गैदर की। बेसिक इन्फॉर्मेशन ही थी वो, बहुत ज़्यादा नहीं, बिकॉज ऑप्शन सॉल्व करने के लिए उतना काफ़ी है। तो मैंने उन सब के अपने नोट्स बनाए थे, उन 1000 टॉपिक्स के, जो कि PYQ से ही मैंने निकाले थे। चाहे वो एंशियंट हिस्ट्री हो, वो मॉडर्न हो, कि कोई भी पर्टिकुलर, जैसे मान लो बाल गंगाधर तिलक है या कोई बुक है। अब कोई बुक यूपीएससी ने पूछी है तो उस बुक से, और वो जिसका उसका आंसर है, मान लो अगर वो महात्मा गांधी की बुक है या वो लाल बहादुर शास्त्री की बुक है, कोई भी बुक है, तो उनकी और इम्पॉर्टेंट बुक्स कौन सी है, प्लस जो उसमें 3 और ऑप्शंस हैं उन राइटर के, उनकी कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। मतलब मैंने इतना प्रिसाइजली मैंने इन चीज़ों को प्रिपेयर किया था इस बारी। आई वॉज लाइक कि प्रीलिम्स मिस नहीं होना चाहिए। प्रीलिम्स को मैंने बहुत अच्छे से डिकोड किया। तो मैंने ये सारी चीज़ें, आप तो सर प्रीलिम्स के ऑलरेडी मास्टर हो और आप जो क्वेश्चन सेट बनाते हो मतलब वो लगभग कवर हो जाता है। सो यू मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग कि ये एक्सरसाइज कितनी हेल्पफुल हो सकती है। अरे इट इज लाइक यू हैव डिकोडेड होल एग्जाम। हाँ, मतलब बोलते हैं ना कि वी एज ए टीचर हम लोग बहुत सी चीजें सजेस्ट करते हैं, यस, बट यू आर दी पर्सन जिसने सजेशन के साथ साथ उन चीज़ों को डिकोड भी किया। हाँ, यस। और ये सब इंडिविजुअल एक एक्सरसाइज थी मेरे पार्ट पे। मतलब इट वाज लाइक कि मैंने इसमें किसी की हेल्प भी नहीं ली कि ओके 3-4 फ्रेंड्स हम बैठ के एक एक्सरसाइज कर रहे हैं तो डिवीजन ऑफ वर्क इज देयर, या किसी मेंटोर ने मुझे सजेस्ट करा कि आधा वो कुछ कर दे, या ऑलरेडी कोई नोट्स हो इस चीज़ के, किसी ये टॉपिक्स हैं इनके, ये ऑलरेडी मार्केट में नोट्स हैं। अभी तक मार्केट में ऐसा कोई मटीरियल ही नहीं है कि इस तरीके की चीज़ें उसके अंदर हों कि बिल्कुल टॉपिक्स और उनकी फर्दर एक्सप्लेनेशन। ये मैंने अपने आप से पूरी एक एक्सरसाइज की थी। सो दिस हेल्प्ड मी विद प्रीलिम्स। ब्रिलियंट। मतलब मैं बोल रहा हूँ हमने बहुत सारी टॉपर्स के साथ इंटरेक्शन किया है, बट दिस इज द थिंग जो असलियत में बोलते हैं ना बच्चों को यूज़ करनी चाहिए। हाँ, यस। ठीक है। प्रीलिम्स के लिए छोटा सा, मतलब अगर आप बुक लिस्ट शेयर करना चाहो कि व्हाट वाज द मेन बुक लिस्ट, मतलब कि दिस विल बी द सेट जो होना चाहिए। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ करंट अफेयर्स इन योर होल प्रिपरेशन, करंट अफेयर्स की क्या जर्नी है, कितनी इम्पोर्टेंस आपने दी करंट अफेयर्स को अपनी पूरी जर्नी के? सर सबसे पहले मैं थोड़ी सी बेसिक बुक लिस्ट बताती हूँ। तो बुक लिस्ट तो वैसे मतलब बिल्कुल ही नॉर्मल है सर। फ्रैंकली आई एम नॉट वेरी रीडिंग पर्सन, तो मुझे ना रीड करना बिल्कुल पसंद नहीं है। मतलब मैं रीडिंग पर्सन ना होते हुए मैं इस करियर में चली गई जहाँ मुझे पता था कि सिर्फ रीड करना है। सो मैं ना कम से कम अपना मटेरियल रखती थी, क्योंकि ना मैं ऑडियो विजुअल मैकेनिज्म पे ज़्यादा रिलाई करती थी, जो कि जैसे यूट्यूब वीडियोस, यूट्यूब सेशंस, करंट अफेयर सेशंस हो गए, एनालिसिस हो गया, न्यूज़पेपर, मैंने इन चीज़ों पे ज़्यादा रिलाई किया है। तो मेरी बेयर मिनिमम बुक लिस्ट थी, और वो थी जैसे पॉलिटी के लिए वी नो लक्ष्मीकांत, देन वी हैव स्पेक्ट्रम फॉर मॉडर्न हिस्ट्री, देन एंशियंट और मेडिवल दोनों की कंबाइंड के लिए ना आई रेड दी 11th NCERT ऑफ तमिलनाडु। सो नॉट आर NCERTs, जो तमिलनाडु वाली ओल्ड NCERT है, मैंने वो ही रीड की थी। सिर्फ एक बुक, तो वो बहुत पतली सी बुक है, उसका फॉन्ट बहुत छोटा है, बट उसमें ना काफ़ी इन्फॉर्मेशन है। मतलब अगर इतना पता है तो ठीक है, इसके बियॉन्ड आप कुछ भी पढ़ लो तब भी प्रीलिम्स का क्वेश्चन आंसर नहीं हो पाएगा। तो वो ऐसा क्वेश्चन होता है, वरना इसमें से हो जाएगा, ये मेरा मानना था।
तो मैंने उस एंशियंट और उसके लिए वो हिस्ट्रीज डन, एंड देन आर्ट एंड कल्चर। सो आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया की जो बुक आती है ना सर, तो मैंने वो पढ़ी बिकॉज वो थोड़ी कलर्ड बुक है, उसमें काफ़ी पिक्चर्स वगैरह हैं, तो थोड़ी सी ना एक वो कम बोरिंग थी बाकी सारी चीज़ों से, बिकॉज वो एकदम ब्लैक एंड वाइट होता है सब कुछ। तो वो मुझे ऊपर से आर्ट एंड कल्चर जो कि ऑलरेडी इतना इन्फॉर्मेशन लोडेड है, तो इसीलिए मैंने वो नितिन सिंघानिया वाली करी। एंड सर आर्ट एंड कल्चर पर्सनली मुझे पसंद है, चाहे वो कितना भी उसमें इन्फॉर्मेशन हो, या ऑल्दो मुझे वो याद ना भी रहे, बिकॉज मैं खुद थोड़ी सी कल्चरली एक्टिव पर्सन हूँ। सो मैंने क्लासिकल डांस वगैरह सीखा हुआ है ऑलरेडी, मैंने अपने इस टाइम में, ये मेरी हॉबी भी थी जो मैंने डैफ में फिल की थी। सो आई एम ऑलरेडी इंटरेस्टेड इन दिस कल्चरल थिंग्स। मैं बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम्स में पार्ट लेती थी स्कूल कॉलेज डेज में, तो इसलिए मुझे ये इंटरेस्टिंग लगता था। पढ़ना तो मेरे लिए इतना डिफिकल्ट नहीं था, वरना जनरली लोग इसको अवॉइड करते हैं। लोग पढ़ते ही नहीं है। हाँ, आर्ट एंड मैक्सिमम लोग बुक खरीद लेते हैं आर्ट एंड कल्चर की, पर आज तक पढ़ते ही नहीं है। हाँ यस, आर्ट एंड कल्चर पढ़ते नहीं है, ऐसे ही एंशिएंट हिस्ट्री वगैरह भी पढ़ते नहीं है, बट मुझे थोड़ा सा इसमें इंटरेस्ट था ज़्यादा, तो मैंने इसको अच्छे से पढ़ा था। उसके बाद सर ज्योग्राफी के लिए ना इट इज़ सजेस्टेड कि आप 6 से 12th तक की NCERTs पढ़ो, बट मैंने फ्रैंकली सिर्फ 11th-12th की थी, मैंने 6 से 10th वाली NCERTs नहीं रीड की थी। 11th-12th की मुझे सफिशिएंट लगती थी, स्पेशली जो 11th की NCERT है फॉर फिजिकल ज्योग्राफी, और कुछ 1-2 सेलेक्टेड चैप्टर्स थे जो मैंने GC लियोंग की बुक से कवर किए थे। अदरवाइज जो स्पेशली वो विंड मूवमेंट और क्लाइमेट वाले जो कुछ चैप्टर्स थे, जस्ट वो। उसके अलावा मैंने पूरा कंप्लीटली मैंने NCERTs पर ही रिलाई किया था। और एक सर मैंने कुछ टॉपिक्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए ना, तो मैंने जो सुदर्शन सर की वीडियोस हैं अनअकैडमी पे ही जो फ्री हैं, बेसिकली फ्री लेक्चर्स, मैंने वो सर सुन लिए थे कुछ कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए। सो दिस वाज हाउ आई कवर्ड दी ज्योग्राफी। उसके बाद और हमारे इकोनॉमी सर, सो इकोनॉमी के लिए वेरी ऑनेस्टली मैंने कोई भी बुक नहीं पढ़ी, बिकॉज इकोनॉमी मेरा बैकग्राउंड है। सो मेरा कॉमर्स बैकग्राउंड है, और मैंने अपने कॉलेज की ग्रेजुएशन में 3 साल मैंने इकोनॉमी पढ़ी है, तो मैक्रो, माइक्रो, इंडियन इकोनॉमी, जितने भी और इकोनॉमी के एस्पेक्ट्स हैं, तो हर सेमेस्टर में मैंने अपने इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करी, एंड आई यूज्ड टू स्कोर वेरी गुड इन इकोनॉमिक्स ऑल्सो। सो मुझे ये था कि इकोनॉमी की बेसिक्स तो मुझे सारा आता है, और वैसे भी एग्जाम के लिए ना करंट अफेयर्स आर मोर इम्पॉर्टेंट फॉर इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट एंड साइंस। तो सर इन तीनों के लिए मैंने कोई बुक नहीं पढ़ी। सो मतलब दिस इज लाइक वेरी ऑनेस्ट थिंग आई एम टेलिंग। इन्वायरमेंट के लिए ऑल्दो शंकर IAS की बुक सजेस्टेड होती है, दैट ग्रीन कवर, तो वो मैंने खरीद ली थी, और मैंने ना उसके 1-2 चैप्टर्स ऐसे देखे भी, तो वो ना मुझे बहुत ज़्यादा बेसिक लगे कि मतलब ये तो बिल्कुल ही ऐसे छोटी छोटी सी चीज़ें हैं कि एक्वेटिक एनिमल्स कौन से हैं, ये कौन से, वो कौन से। तो मैंने कहा ये तो हम ज्योग्राफी में भी थोड़ा कर ही लेते हैं, और इतने बड़े हो गए हैं, ये सारी चीज़ें तो लगभग पता है। तो और फिर मैंने जिस टाइप से मैंने थोड़े से PYQ स्टार्टिंग से भी देखे ही थे, तो मुझे ये था कि इनमें से करंट अफेयर ही आता है कि कोई नई स्पीशीज़ मिली है, अंडमान में मिली है, बनाना की मिली है, ये है वो है, यही तो सब क्वेश्चन इसके अंदर आ रहे हैं। तो मैंने कहा ये तो सब करंट से ही कवर करने पड़ेंगे, तो सर इसलिए मैंने इन्वायरमेंट की कोई बुक नहीं पढ़ी। सिमिलरली साइंस एंड टेक के लिए मैंने कोई बुक नहीं पढ़ी, बिकॉज वो भी बिल्कुल करंट ओरिएंटेड है, और उसके अंदर कुछ बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ थी भी नहीं। और मैं जैसे कि कॉमर्स बैकग्राउंड से थी, तो मुझे ये था कि मुझे साइंस वाली टेक्निकलिटी समझ आएंगी भी नहीं, तो इसीलिए मैंने कभी उस तरफ जाने के बारे में सोचा ही नहीं कि मैं पढ़ लेती हूँ 10th की, 11th-12th का कुछ सेलेक्टेड होता है सब, तो मैं उनको रीड कर लेती हूँ। मैंने नहीं पढ़ा सर, मैं रिस्क लेके चल रही थी कि जैसे लोग एंशिएंट मेडिवल का रिस्क लेके चलते हैं, तो मैं साइंस का रिस्क लेके चल रही थी कि अगर कुछ बेसिक आया तो मैं वो क्वेश्चन छोड़ दूंगी, बाकी तो 99% तो करंट अफेयर में से ही आता है, कोई एक आध आता है, तो ठीक है। तो सर ये ही कुछ बुक्स थी बस जो मैंने पढ़ी है, 4-5-6 बेसिक बुक्स थी। इसके अलावा सर मेरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल था, तो लाइक पॉलिटी, गवर्नेंस, IR वगैरह मोटा मोटी उसमें से सब कवर हो गए थे। What about the CSAT पेपर, मतलब उसकी स्पेसिफिक तैयारी करी, मतलब आफ्टर फेलिंग इन CSAT, उसके बाद में पूछ फेलिंग इन CSAT ओनली मैंने CSAT की तैयारी की। उससे पहले सर मैंने कभी CSAT को देखा भी नहीं, मैंने कभी उसका सिलेबस भी नहीं देखा, एंड आई यूज्ड टू स्कोर अराउंड 110-120 इन CSAT, जो कि लगभग हमारा जो क्वालिफाइंग एग्जाम है उसके डबल मार्क्स है। तो इसीलिए मेरे को ना शुरू के 3 अटेम्प्ट्स में कभी उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, तो 4th अटेम्प्ट में व्हेन आई कुडंट क्वालिफाई CSAT, तो वो मेरे लिए ना एक मेंटल शॉक था कि CSAT नहीं हुआ। तो तब मुझे समझ आया कि फिर सबने थोड़ी सी ना सांत्वना दी, काफ़ी सारे बच्चों का नहीं हुआ था CSAT, तो मुझे लगा CSAT थोड़ा मुश्किल हो रहा है, मैं ही खाली अनोखी नहीं हूँ, कोई बात नहीं, अगली बार मैं CSAT कर लूँगी, इसको भी पढ़ना पड़ेगा अब।
तो सर मैंने सी सैट के लिए ना कोई बुक नहीं की, मैंने सी सैट के लिए ना सिर्फ और सिर्फ टेस्ट पेपर्स उठाए थे मार्केट से। तो मैंने 8-10 पेपर उठा लिए, जैसे हम जीएस की टेस्ट सीरीज़ करते हैं ना, ऐसे ही सी सैट की आती है तो वो कम ही आती है, लगभग 8 से 10 टेस्ट होते हैं उसके अंदर। तो एक कंप्लीट जिसमें लगभग सारा, जिसके अंदर हमारा ये मैथ्स वाला पोर्शन, एलआर वाला पोर्शन कवर हो जाता है। तो सर मेरा क्या है ना कि मेरा ना एलआर और इंग्लिश तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, उन दोनों, मतलब इंग्लिश में पैसेज ऐसे होते हैं कि अगर 30 पैसेज हैं तो मेरे 25 प्लस करेक्ट होते ही होते हैं। तो जिस साल सी सैट क्वालिफाई नहीं हुआ था ना, उस साल पैसेज भी रिड्यूस हो गए थे, सिर्फ 23 या 24 पैसेज थे। एलआर आई नहीं पेपर में, सिर्फ मैथ्स थी, यस सिर्फ क्वांट थी, और क्वांट मेरा वीक है, तो इसीलिए आई कुडंट क्वालिफाई इट। तो मुझे अगली बार के लिए भी पता था कि एलआर और इंग्लिश तो मैं हैंडल कर लूँगी, अगर आया तो मुझे क्वांट करना है। तो सर क्वांट में भी ना कुछ टॉपिक्स हैं जो मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये हमें पता है, जैसे टाइम स्पीड डिस्टेंस वगैरह, परसेंटेज, प्रोबेबिलिटी, ये कुछ काफ़ी प्रोमिनेंस उसके टॉपिक्स हैं। तो मैंने ना टेस्ट सीरीज़ में से इन वाले चीज़ों के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए थे, और जो उनके सॉल्यूशन में फॉर्मूलेस वगैरह मेंशन्ड होते हैं ना, तो मैंने ना 1-2 पेजेस पे उनको नोट डाउन कर लिया था कि जो 2 घंटे का टाइम मिलेगा तो एक बारी मैं बस फॉर्मूलेस वगैरह देख लूँगी कि इतनी बुरी नौबत ना आए कि कोई भी क्वेश्चन सॉल्व ना हो, एटलीस्ट मैं उनके बेसिस पे, चाहे थोड़ा हिट एंड ट्रायल करके, बिकॉज वी ऑलरेडी हैव 4 ऑप्शंस ना, तो अगर इक्वेशन भी बन गई है तो हम ऑप्शन फिट करके आंसर निकाल सकते हैं। तो सर मैंने यही किया था सी सैट के लिए लगभग, और यही मैं सजेस्ट भी करती हूँ। सो मोस्टली जैसे सी सैट, स्पेशली इस साल का भी अगर हम देखें, इस साल तो बहुत ही टफ प्रीलिम्स था, जीएस भी सी सैट भी। तो सी सैट के लिए अगर मुझसे कोई पूछता तो मैं उनको यही बोलती हूँ कि अभी भी बहुत ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। ये जो नहीं क्लियर करने वाली नौबत आती है, ये तभी आती है जब हम बहुत लाइटली उसको लेके एग्जाम में चले जाते हैं विदाउट प्रैक्टिसिंग एनीथिंग। तो वहाँ पे 2 घंटे में ना मैथ सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा सा वो एप्टीट्यूड चाहिए, थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए, और थोड़े से फॉर्मूले वगैरह अगर टिप्स पे हों तो ईजिली हो जाता है। तो उसके लिए इतना लाइटली क्यों लेना है, वाई टू वेस्ट 1 अटेम्प्ट। तो आप 8 से 10 पेपर प्रैक्टिस करके चले जाओ, जहाँ जीएस के 50 पेपर कर रहे हो वहाँ 7-8 पेपर इसके भी प्रैक्टिस कर लो, तो मुझे नहीं लगता सर फिर सी सैट में कोई प्रॉब्लम आएगी। प्रीलिम्स के बाद इम्पोर्टेंट स्टेज आती है मेंस, और मेंस में सबसे बड़ी जो बोलते हैं ना चुनौती है, चैलेंज है, वो है आंसर राइटिंग। यस सर। अपनी पूरी जर्नी में कभी ऐसा हुआ कि आपने टेस्ट लिख रहे हो, 8 या 10 सवाल ही हुए, वो नहीं हो पाए, तो वहाँ से आप मतलब 20 क्वेश्चंस तक कैसे पहुँचे, क्या क्या चैलेंजेस आए, और वो आंसर राइटिंग प्रैक्टिकली एक बच्चे को कब स्टार्ट कर देनी चाहिए? सर आंसर राइटिंग है ना, ऑल्दो तो कोई आइडियल टाइम नहीं होता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ना इसको बहुत ज़्यादा डिले बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो जब यू आर डन विद द रीडिंग ऑफ ऑल द टॉपिक्स, बुक्स, व्हाटएवर, लाइक होल ऑफ द सिलेबस, आपकी 1-2 रीडिंग्स हो चुकी हैं और आपको अब जनरल अंडरस्टैंडिंग है कि क्या चीज़ है। मान लो अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ ले कि लाइक व्हाट इज़ आरटीआई, व्हाट आर दी चैलेंजेस ऑफ आरटीआई, और आप उसको कैसे ठीक कर सकते हो। तो अगर आपने पॉलिटी पढ़ लिया, आपने गवर्नेंस पढ़ लिया है, तो नाउ यू नो व्हाट इज़ आरटीआई और उसके मोटे मोटे क्या चैलेंजेस है और कैसे आप उनको सॉल्व कर सकते हो। तो इस टाइप की जब आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग है तो दैट इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट आंसर राइटिंग। मतलब मैं ये नहीं बोलूँगी सर कि आज आपने अपना सिलेबस देखा, आज ही आपने कुछ पढ़ा और आज ही आप आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दो। मुझे ये प्रैक्टिकल नहीं लगता। मतलब वेरी ऑनेस्टली हो सकता है कि कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा टैलेंटेड अगर वो हैं कि पढ़ के सीधा लिखना स्टार्ट कर सकते हैं, तो वेरी गुड, आप लिखना स्टार्ट कर लो। बट 90% ऑफ द एस्पिरेंट्स को बहुत डर होता है आंसर राइटिंग से पहले, वो उस हेजिटेशन को ओवरकम नहीं कर पाते हैं आंसर लिखने वाली। तो उनके लिए स्पेशली ये है कि अगर आपको ना थोड़ा सा भी आइडिया है बेसिक टॉपिक्स का, तो स्टार्ट राइटिंग। डू नॉट वरी अबाउट द कंटेंट, डू नॉट वरी अबाउट द प्रेजेंटेशन कि आपका इंट्रोडक्शन बहुत परफेक्ट होना चाहिए या फिर आपने 7.5 मिनट्स में उस आंसर को लिख लिया है। इन सारी चीज़ों के बारे में इनिशियली तो बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। और ना आप अपने आप को एक 10th क्लास का स्टूडेंट समझो जिसे बोर्ड का एग्जाम लिखना है, और आप क्वेश्चन देखो और जैसे आप बोर्ड में आंसर लिख के आए थे ना, बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह स्टार्ट राइटिंग लाइक दैट। उस तरीके से आप इनिशियली स्टार्ट करो, धीरे धीरे आपको पता ही नहीं चलेगा आप कब इम्प्रूव कर लोगे। बट वो एक स्टार्टिंग वाली हेजिटेशन को ओवरकम करने के लिए ना, दिस इज़ द बेस्ट वे टू स्टार्ट आंसर राइटिंग। और इसका सर एक तरीका और होता है, जैसे अगर आपको जैसे कुछ लोगों को ये है कि वो बिल्कुल ही अगर नहीं लिख पा रहे हैं, उनको नहीं आइडिया लग रहा कि भाई क्या आरटीआई, मतलब दे आर लाइक सो मेजर प्रॉब्लम क्या आती है ना कि मुझे पता है आरटीआई क्या है, मुझे ये भी पता है उसके चैलेंजेस क्या है, लेकिन ना वो ना सिर्फ मेरे माइंड में है, मुझे ना वो इतनी क्लैरिटी नहीं है उनके अंदर कि मैं उनको पेन डाउन कर सकूँ।
ये मैंने जो सुना है, मैंने पर्सनली भी ये प्रॉब्लम फील की थी, और मैंने जैसे मेरे जो आपस में फ्रेंड्स थे जो हम लोग साथ में प्रिपेयर कर रहे थे, और अभी भी जैसे पिछले 1.5 मंथ में मैंने बहुत सारे एस्पिरेंट्स के साथ इंटरैक्ट किया है, तो मुझे यही एक चीज़ सुनने को मिल रही है कि ना मैम हम भूल जाते हैं, मतलब हमने पढ़ा है वो बट स्टिल हम उसको लिख नहीं सकते हैं। सो लेट मी टेल यू दी हैक फॉर द आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कि जिन लोगों को वो क्लैरिटी नहीं होती है कि कैसे करना है, पहले से एकदम से समझ नहीं आता है, सो आई वुड सजेस्ट कि आप है ना मॉडल आंसर रीड कर लो, गेट सम गुड टेस्ट सीरीज फ्रॉम द मार्केट, जो सॉल्व टेस्ट सीरीज है उनके आंसर अवेलेबल है। अगर करंट ईयर की नहीं है तो आप पिछले साल की ले लो, और आप उसमें से ना क्वेश्चन रीड करो एंड देन रीड द मॉडल आंसर जो इंस्टीट्यूट ने प्रोवाइड किया है। तो आप है ना खाली वो एक आंसर मत रीड करो, क्योंकि वो तो ऐसे बहुत ज़्यादा ऐसा हो जाएगा काइंड ऑफ अ बेबी फीडिंग कि आपने तभी तभी आंसर रीड किया और तभी तभी तो आप उसको लिख ही दोगे, तो जेन्युइन प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। तो आप है ना उस टेस्ट की लगभग 8 से 10 क्वेश्चंस रीड करो, उनके मॉडल आंसर्स रीड करो, और उसमें से ना फिर उन 10 क्वेश्चन में से आप रैंडमली 5 क्वेश्चन नोटबुक में लिख लो एंड देन जस्ट शट इट डाउन, और 1 या 2 घंटे के बाद आप उनके आंसर्स लिखो, जितना भी आप रिकॉल कर पा रहे हो। उसमें स्टार्टिंग में कोई टाइम कंस्ट्रेंट मत रखो अपने ऊपर कि 10 मिनट या आधे घंटे में आपको 6 क्वेश्चंस लिखने हैं, जितना भी आपको याद आ रहा है, जितना भी आपको समझ आ रहा है, सो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग लाइक अ बेबी। So this is what I would like to suggest for overcoming the hesitation of answer writing. Once you are done with this exercise और आपको एक बार हैबिट हो गई है डेली बेसिस पे 4-5 आंसर लिखने की, उसके बाद सर बहुत ईजी हो जाती है आंसर राइटिंग। इनफैक्ट आई बिलीव कि यू विल स्टार्ट इंजॉइंग आंसर राइटिंग। सर मेरे साथ ये इस बारी की मेंस में हुआ, क्योंकि ऑल्दो टाइम कम था तो उतनी प्रैक्टिस नहीं हो पाई और बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं। तो जैसे मेरा जो मेजर फोकस था ना, दैट वाज ऑन माय ऑप्शनल सब्जेक्ट, क्योंकि मेरी ये पर्सनल फीलिंग थी कि ऑप्शनल बहुत ज़्यादा मेरा वीक है, और जीएस के अंदर लगभग उसी रेंज में सब स्कोर करते हैं, कितना भी आप अच्छा लिखो या थोड़ा ख़राब लिखो, 10-15 नंबर ऊपर नीचे, लेकिन ऑप्शनल एक्ट्स लाइक अ गेम चेंजर। और मेरे 216 मार्क्स थे ऑप्शनल में, तो एटलीस्ट मुझे अगर मतलब मेंस क्लियर भी करना है ना, तो आई नीड 260+। तो मुझे तो एक मेजर जंप चाहिए अपने ऑप्शनल में, ऐसा नहीं है कि मेरे ऑलरेडी एवरेज स्कोर है तो मैं इम्प्रूव कर लूँगी। तो इसलिए सर मेरा सारा फोकस ना लगभग मेरे ऑप्शनल की तरफ शिफ्ट हो गया आंसर राइटिंग में, बट और स्टार्टिंग में उससे पहले इतनी ज़्यादा मैं कर नहीं पाई जीएस की आंसर राइटिंग। सो दैट वाज द रीज़न कि वाई लिटिल बिट मार्क्स आर लेस इन जीएस एंड वाई हाईएस्ट इन ऑप्शनल। बट जो अभी स्टार्टिंग से तैयारी कर रहा है, जिसको अभी पूरी उसके पास सफिशिएंट टाइम है 6-7 मंथ्स का फॉर आंसर राइटिंग, तो उसके लिए आई वुड से कि आप मतलब इक्वली फोकस करो और डेली बेसिस पे 4-5 आंसर लिखो। एक बार आपकी हेजिटेशन निकल जाएगी ना लिखने की, तो देन यू विल एक्चुअली एंजॉय द प्रोसेस ऑफ आंसर राइटिंग, क्योंकि वो ना आपको ऑटोमेटिकली एक बहुत अच्छी फीलिंग देता है व्हेन यू आर एबल टू राइट आंसर्स। नो मैटर कि वो कितने अच्छे हैं क्या है, आप उनको इवैल्यूएट करा लो या आप सेल्फ इवैल्यूएशन कर लो फ्रॉम द मॉडल आंसर्स ओनली, बट वो कहीं ना कहीं आपको बहुत हेल्प करेगा मेंस एग्जाम में। और वो जो टाइम पीरियड होता है वो काफ़ी कम होता है, 2-3 महीने का, जैसे जो अभी चल रहा है, ये वाला फेज जो चल रहा है, इसके अंदर हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम बहुत ज़्यादा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर पाएँ। तो अगर आप पहले से आपने वो करी हुई है ना, तो यू ऑलरेडी हैव अ अपर हैंड इन दी प्रेपरेशन एंड इन दी कॉम्पिटिशन एज वेल। ऑप्शनल की बात करते हैं, आपका पबेड ऑप्शनल है, इस बार यू हैव स्कोर्ड द हाईएस्ट 292। यस सर। हाउ डिड यू इंक्रीज योर मार्क्स? पेपर 1 और पेपर 2 के लिए आपने क्या स्ट्रेटेजी का यूज़ किया? सर मैंने इस बार क्या किया ना कि जैसे मैंने बेसिक्स तो पढ़े हुए थे पहले से, जो बुक्स होती हैं, जो भी ऑप्शनल की हमारी टेक्निकलिटीज़ होती हैं, सारी वो बुक्स वगैरह मैंने रीड की हुई थी। बट वही अल्टीमेट जो चैलेंज था ना, वो था उन सब चीज़ों को पेन डाउन करना इन अ प्रॉपर मैनर इन अ आंसर फ्रेम, कि क्वेश्चन की डिमांड। सर पबैट ना थोड़ा सा हमें लगता है कि थ्योरेटिकल ऑप्शनल है, but it is equally technical, especially when it comes to paper 1. So we have proper theories, we have the scholars, तो उनका एक टेक्निक अच्छा सा एक इंट्रोडक्शन लिखना, उसके अकॉर्डिंग उसको समझना। और जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है ना, वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो गई है पहले से, स्पेशली इन दिस ऑप्शनल।
तो क्वेश्चन की डिमांड ही समझ में नहीं आती है. सो वी जनरली मिस अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. हमें लगता है कि ये क्वेश्चन है बट वो एक्चुअली कुछ और होता है. सो दिस इज़ द बिगेस्ट चैलेंज इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. तो मेरा सर फोकस जो था ना वो यही था कि मेरे को ना अपनी अंडरस्टैंडिंग को इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि डिमांड समझ में आ जाए. क्योंकि जब हम डिमांड एड्रेस करते हैं ना तो एग्जामिनर भी ये समझता है कि ओके मतलब सो बेसिकली शी और ही लाइक अंडरस्टूड द क्वेश्चन. इसको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, कंटेंट ऊपर नीचे हो सकता है, उतना चल जाता है. तो मेरा सर पहला फोकस यही था कि डिमांड समझ में आनी चाहिए क्वेश्चन की. उसके लिए मैंने क्या किया, उसके लिए ना सर मैंने टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करी ल्यूकमान IAS अंसारी सर. सो आई वाज इन पर्सनल टच विद सर और उन्हीं की गाइडेंस के अंडर मैंने इस बार इम्प्रूव किया. तो सर ने भी मुझे बहुत इमेंसली उन्होंने मुझे हेल्प किया क्योंकि उनको पता था कि मेरा लास्ट अटैम्प्ट है और उन्होंने थोड़ा सा मेरे अंदर वो चीज़ देखी भी थी थ्रू माय आंसर्स और जितना मैं हार्ड वर्क पुट इन कर रही थी. तो ही वाज लाइक कि मतलब क्लियर होना चाहिए. सो ही वाज लाइक कंप्लीटली रेडी टू पुट इन ऑल दी एफर्ट्स फॉर मी. तो सर हमारा ऐसा था कि मैं कोचिंग में जाकर टेस्ट लिखती भी नहीं थी बिकॉज घर से करोल बाग जाने में बहुत टाइम वेस्ट होता था. तो मैं घर से ही पेपर लिखती थी फिजिकली. मैं वहाँ से पेपर मंगवा लेती थी, पापा ला के देते थे और उन्हीं के थ्रू मैं अपनी आंसर कॉपीज भिजवाती थी सर को. और कभी कभी अगर डायरेक्ट बात नहीं हो पाती थी ना तो सर जहाँ पे वो रिमार्क्स वाला एक कॉलम होता है आंसर के अंदर जहाँ पे सर अपने रिमार्क्स लिख के देते थे, वहाँ ना सर मैं एक पेंसिल से बॉक्स बनाती थी और मैं वहाँ पे अपने सारे डाउट्स लिख देती थी अपनी आंसर कॉपी के अंदर ही कि सर मुझे ये डाउट है, इस आंसर में मुझे ये डाउट है, इस टॉपिक में मुझे ये डाउट है, क्या करना चाहिए. तो सर मुझे वहीं पे उसका आंसर भी लिख के देते थे रिमार्क्स के साथ साथ. तो दिस वाज हाउ ही यूज्ड टू एड्रेस बिकॉज मैं बहुत बार जा नहीं पाती थी. तो इस तरीके से उन्होंने मुझे गाइड किया. और बाकी जो मॉडल आंसर्स थे मैंने उनसे सर बहुत अपने आंसर्स को इम्प्रूव किया. तो कुछ तो मुझे सर ने पर्सनली हेल्प की कि जैसे किसी भी क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन है तो सपोज कोई टॉपिक है, जैसे कोई पंचायती राज सपोज टॉपिक है तो पंचायती राज का ना सर ने मुझे बताया कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए पंचायती राज पे उसका इंट्रोडक्शन यही लिखना. सो मैंने ना रेडीमेड सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लिए थे जैसे कि इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन बहुत सारे टॉपिक्स के लिए, ताकि पेपर में इनका कोई भी क्वेश्चन आए मेरा इंट्रो और कंक्लूजन यही रहने वाला है. बॉडी जो है ना मैं वो डिमांड के अकॉर्डिंग चेंज कर दूंगी, जो भी क्वेश्चन की डिमांड होगी उसी के लिए मैंने प्रिपेयर किया. तो सर मैंने जो करंट ईयर की टेस्ट सीरीज़ थी ना वो साथ में ना पिछले साल की टेस्ट सीरीज़ भी मैंने पूरी कवर की. तो ऑप्शनल के लिए ना सर मुझे लगता है कि ये काफ़ी अच्छी स्ट्रैटेजी है किसी भी ऑप्शनल के लिए, नॉट जस्ट दिस, कि आपने अपनी बुक्स वगैरह तो सब पढ़ ली है, बहुत अच्छी बात है. आपके अगर आपके पास क्लास नोट्स हैं, अलग से कोई प्रिंटेड नोट्स हैं, बुक्स हैं, आपने सारी चीज़ें कर ली हैं. बट जो टेस्ट सीरीज़ होती है ना वो ना एक प्रॉपर क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में होती हैं. तो जो हमारा ब्रेन है ना उस चीज़ को बेटर कॉम्प्रिहेंड कर पाता है, उसको ना बेटर याद कर पाता है जब चीज़ें क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में होती हैं. क्योंकि ब्रेन इज़ लाइक अ चाइल्ड ओनली. आप उसको जितना सिंप्लीफाई करके चीज़ें दोगे ना उतने बेटर आउटकम वो आपका माइंड आपको देगा. सो जैसे सर हम नोट्स भी बनाते हैं तो कुछ लोग बोलते हैं ना कि आप स्ट्रेट लाइन में नोट मत बनाओ, आप वो स्पाइडर फॉर्मेट या जिगजैग पैटर्न में नोट बनाओ, क्योंकि हमारा माइंड उसी तरीके से काम करता है, हम बेटर उसको रिटेन कर पाते हैं. सिमिलर इज दी थिंग विद दी आंसर राइटिंग. आप है ना बुक्स वगैरह में से कंटेंट आइडेंटिफाई करने की बजाय अगर आप क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में ही उसकी प्रैक्टिस करोगे, उन्हें याद करोगे तो ज़्यादा बेटर होता है. तो सर मैंने करंट टेस्ट सीरीज़ प्लस मैंने प्रीवियस ईयर टेस्ट सीरीज सर की, क्योंकि 2 साल के अंदर मेजर टॉपिक्स जो सर को एक्सपेक्टेड थे कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो एक में बेशक कवर ना हो पर वो 2 में कवर हो जाते हैं. तो मैंने उस तरीके से किया. और सर मैंने कुछ टॉपिक्स में तो मतलब बिल्कुल ही लाइक अ किड मैंने आंसर याद कर लिए. कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ केस स्टडीज़ जो वैल्यू एडिशन में काम आने वाली चीज़ें थी मैंने उनके शॉर्ट नोट्स भी बना लिए. मेरे पास 50 पेजेस के कंसोलिडेटेड नोट्स से फॉर पबैड, ऑल्सो फॉर जीएस. बट जीएस के उतने रिफाइंड नहीं थे क्योंकि मैं उतना टाइम नहीं दे पाई जीएस को. लेकिन पबैड के ना सर मैंने ना शॉर्ट कर लिए थे नोट्स बहुत ज़्यादा. मुझे ये था कि मैं सुबह रोहिणी से अगर मैं जाऊँगी भी, सीपी सर मेरा सेंटर पड़ा था, तो मतलब लगभग 1 घंटे का तो रास्ता ही है. उस 1 घंटे में कम से कम 5 बार मैं उन 50 पेजों को पढ़ लूँ. इतना सर मैंने वो 50 पेजेस में दोनों पेपर्स के मैंने नोट्स बना लिए थे. सो दैट एक्टेड एज वैल्यू एडिशन फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. उसके अंदर सर बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स थे, बहुत अच्छी केस स्टडीज़ थी, बहुत अच्छा वैल्यू डेटा था, लाइक इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल्स की इतने नंबर के टर्म्स में जो हमें याद नहीं रह पाता
उस सब तरह की चीज़ें थी, और थोड़े से ना लिंकेज वाले एग्जाम्पल्स थे उसके अंदर कि इस टॉपिक के साथ इन स्कॉलर्स को लिंक करना है, अगर इस टॉपिक पे क्वेश्चन आया इन 5 स्कॉलर्स में से 2-3 का नाम तो उसमें डालना ही डालना है। दिस वॉज हाउ आई प्रिपेयर्ड। तो सर मुझे ऐसे आइडिया नहीं था कि मैं हाईएस्ट स्कोर कर लूँगी, अपने साइड से ये मेरा बेस्ट एफर्ट था कि इतना मुझे करना है कि मेरा टारगेट था सर 260 प्लस लेके आना ऑप्शनल में, क्योंकि मुझे कभी ये उम्मीद नहीं थी कि मैं बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ सकती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे लगता था पर्सनली कि मेरा थोड़ा सा ये ऑप्शनल वीक है, और पिछली बार मैंने ऑल्दो इतना ज़्यादा बुरा इसमें स्कोर किया है, एवरेज भी मैंने स्कोर नहीं किया, तो इसलिए आई वॉज नॉट वेरी मच होपफुल कि मैं इतने अच्छे मार्क्स लेके आ सकती हूँ, एटलीस्ट 280 प्लस तक भी मैं ला सकती हूँ। आई वॉज नॉट श्योर अबाउट दैट। तो ये मेरी साइड से सर वो था, अपने साइड से एफर्ट्स जितने भी मैं पुट इन कर सकती थी, एंड बोथ फॉर पेपर 1 और 2। सर अब बुक लिस्ट तो सर मैंने ऑलरेडी मतलब ऐसे अपने वो मेंशन की हुई है, काफ़ी इसकी बड़ी बुक लिस्ट है, बट मुझे ऐसा लगता है सर बुक लिस्ट है ना सबको पता होती है ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की, वो कोई भी बता देता है इजीली, बट दिस इज़ द थिंग जो ये टेस्ट सीरीज़ वाली और एक ये वैल्यू एडिशन वाला पार्ट है ना, ये सर अगर मुझे लगता है कि कोई एक्सरसाइज अपने लिए कर लेता है, सिर्फ इस ऑप्शनल में नहीं किसी भी ऑप्शनल में, तो ये बहुत हेल्प करता है। दिस इज़ लाइक वेरी हैंडी थिंग जो सीधा एग्जाम में काम आती है, क्योंकि आप बेसिक आंसर लिख सकते हो, बट ऑप्शनल में स्कोर करने के लिए ना कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आपको चाहिए ही चाहिए, और जिन्होंने भी बहुत अच्छा स्कोर किया हो ना ऑप्शनल में, उनके में आपको ये सब चीज़ें ज़रूर मिलेंगी उनकी एक्सरसाइज में, ये वैल्यू एडिशन वाला पार्ट। मतलब दिस वर्क्स इक्वली वेल फॉर जीएस ऑल्सो, लेकिन जीएस के अंदर स्टिल समवट सब लोग अराउंड ही होते हैं, तो एक ऑप्शनल सब्जेक्ट ऐसा है जिसके अंदर अगर आप ये इतनी मेहनत अगर उसमें कर लो तो वो ज़रूर फ्रूटफुल होती है। जीएस पेपर नंबर 4 एथिक्स इंटीग्रिटी एप्टीट्यूड, ये एक और ऐसा बोलते हैं ना, एक ऐसा पेपर होता है जिसकी बच्चे प्रिपरेशन नहीं करता है और ये प्रीलिम्स के बाद ही उसके ऊपर मेजर फोकस करना स्टार्ट करता है। उसके लिए आपने किस तरीके से यूज़ किया? सर एथिक्स का मेरा क्या था कि मैंने भी सर यही गलती की, मैंने थोड़ा कम ही प्रिपेयर किया एथिक्स को इस बारी, बिकॉज लास्ट टाइम मैंने 130 स्कोर किया एथिक्स में, तो मुझे ये था कि मैं एथिक्स कर लूँगी, थोड़ा मेरा ठीक ठाक है एथिक्स, तो इस बार मैंने भी थोड़ी सा कम उसके ऊपर ध्यान दिया, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। लेकिन सर फिर भी थोड़ा सा अगर मैं बताऊँ एथिक्स के बारे में, तो मैंने ना सर उसके अंदर यही किया, एक तो मैंने ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे एथिक्स के, तो केस स्टडीज़ तो सर यूपीएससी ने इतनी पूछ लिया है ना, मतलब अगर 2014 से हम देखना स्टार्ट करें अभी तक, तो हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारी केस स्टडीज़ हैं, उन्हीं को अगर हम अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, उन्हीं का थोड़ा बेटर हम सॉल्यूशन आइडेंटिफाई कर लें, तो केस स्टडीज़ डूएबल है। और रही बात थ्योरी की, तो सर थ्योरी के अंदर है ना, सब जो बोलते हैं कि सिलेबस ऑलरेडी बहुत अच्छे से डिफाइंड है एथिक्स का, उसमें जो टर्म्स मेंशन है ना, उनकी डेफिनेशन और उनका एक एक या दो अच्छे एग्जाम्पल, उतने भी अगर हम नोट्स प्रिपेयर कर लें, तो मुझे लगता है कि वो एक एक्सरसाइज हमें एथिक्स के पेपर में हेल्प कर सकती है। प्लस आप एक्स्ट्रा कुछ रीसेंट के ना एग्जाम्पल्स नोट डाउन कर लो, मतलब, और एग्जाम्पल्स इन दी टर्म्स ऑफ बोथ एथिकल एंड अनएथिकल। ये सर सिर्फ क्योंकि एथिक्स का पेपर है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एथिकल एग्जाम्पल काम आएंगे, हमें जब रिलेट करके चीज़ें दिखानी होती है, तो वी इक्वली नीड दी अनएथिकल एग्जाम्पल्स। तो सर ये एक्सरसाइज ना मैंने ऑल्दो अपने एसए के पेपर के लिए की थी, मैंने ना कुछ जो हमारे जो जैसे हिस्ट्री में स्पेशली, तो कुछ हमारे एथिकल इंस्टेंसेस हैं और एथिकल एग्जाम्पल्स हैं, तो वी हैव महात्मा गांधी, और कुछ हमारे जो इंग्लिश के अंदर हैं सब है, और कुछ अनएथिकल में है जैसे हिटलर हो गया, नेपोलियन हो गया, तो इन सब के ये थोड़े से हम अनएथिकल इंस्टेंसेस में यूज़ कर लेते हैं, इन सब चीज़ों को पावर करप्शन में यूज़ कर लेते हैं, तो इनके इंस्टेंसेस और प्लस ऐसे कुछ लोगों के एग्जाम्पल्स इंडिविजुअलाइज्ड सेम फॉर द एथिकल। तो ये सर एक एक्सरसाइज थी जिसने मुझे एसए में भी हेल्प किया और इसने मुझे थोड़ा सा एथिक्स में भी हेल्प किया। ऑल्दो इस बार एथिक्स का पेपर काफ़ी लेंदी और डायनामिक था, तो उतनी ज़्यादा ये चीज़ें काम नहीं आई, बिकॉज बहुत सारी कोटेशन बेस वगैरह, तो उनके लिए आई वुड से कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हो कि आप एथिक्स को इग्नोर बिल्कुल मत करो, आप है ना डेली बेसिस पे कोई कोटेशन, और चाहे उसको आप लिख के मत देखो, बट एटलीस्ट आप उसको ना कॉम्प्रीहेंड करने की कोशिश करो, बिकॉज ऐसे भी अब कोटेशन बेस हो गया है, और मुझे लगता है कि ये पैटर्न अभी चलने वाला है। आई डोंट थिंक कि अभी वो हमारे स्टैंडर्ड जो ऐसे एजुकेशन हेल्थ वगैरह वाले वापस आने वाले हैं, तो ये कोटेशन बेस ऐसे और एथिक्स भी लगभग इन्हीं लाइन्स पे हो रहा है, जैसे इस बार 2022 वाला था, अभी 23 वाला भी देखते हैं कैसा होगा। तो अगर हम एक कोटेशन को, मतलब जो भी एस्पिरेंट अगर तैयारी कर रहे हैं अभी, तो आप है ना रोज़ एक काम कर सकते हो, और ये ना मुझे लगता है कि एक हेल्दी माइंडसेट के लिए भी एक काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है। थोड़ी सी उस
ये जो हमारा एक बोर्डम एक मोनोटनी हमारी क्रिएट हो जाती है पूरे दिन में, बिल्कुल वही सब चीज़ें पढ़ते पढ़ते। तो आप थोड़ी देर के लिए आप कोई भी गूगल पे या कैसे भी आप कोई भी कोटेशन खोलो एंड जस्ट ट्राई टू कॉम्प्रीहेंड इट इन योर माइंड कि भाई इसका क्या मतलब है, ये किस लाइफ के किस किस आस्पेक्ट में ये यूज़ हो सकती है, ये हिस्ट्री में कहाँ पर कभी अप्लाई हुई हो, क्या उसके इंस्टेंसेस रहे, और ये पॉलिटी में अभी करंट गवर्नमेंट में या अभी तक की जो हमारा गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, कहाँ पर ये फिट बैठ सकती है, सोसाइटी में कैसे फिट बैठ सकती है। इतनी सी ये माइंडफुल एक्सरसाइज है जो कि 5-10 मिनट के लिए सफिशिएंट है। इतना भी अगर करे तो ऑलरेडी एक वो ना एथिकल एप्टीट्यूड बिल्ड हो जाएगा, स्पेशली टू राइट द एथिक्स एग्जाम। डेफिनेटली आज तो लर्नर्स को बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी मिली हैं जिसको वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एटलीस्ट इन देयर प्रिपरेशन। दिस इज द वैल्यू एडिशन व्हिच यू कैन डू। यस सर, यस। एसए के पेपर में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है स्टकनेस की, एंड आई sir. थिंक आपने उसका आंसर ऑलरेडी कर दिया है हाँ. कि वो जो डेली एक्सरसाइज है yes, sir, वो बहुत yes. हेल्प करती है। बट मतलब ऐसी जनरली आस्किंग, कभी ऐसा हुआ कि ऐसे में वो रिपीटेटिवनेस आई हो और बोलते हैं कभी परेशानी हुई हो कि नहीं ये ऐसे मेरे से नहीं हो पा रहा है, उसको कैसे वो जो जब ब्रेन स्टक हो जाता है उसको कैसे डील किया आप? सर मेरा क्या था ना कि मैं भी जैसे 2017 से मैं एग्ज़ाम लिख रही हूँ, तो मैंने भी हर बार चाहे मेंस मैंने एक बार लिखा हो, बट हम जब उस प्रिपरेशन फेज़ में है तो अपने इट्स लाइक कि ये मेरे टाइम वाला मेंस है। हाँ. उसको तो हम अच्छे से देखते ही हैं। तो 2019-20 तक भी ये स्टैंडर्ड वाले एसेज वहाँ पे थे। तो सर जैसे 19 में मैंने मेंस लिखा था जब, तो मैंने भी उसके अंदर भी विमेन बेस्ड ही एसे था, लगभग मैंने वही लिखा था मैंने भी। तो मुझे ना ये था कि ये वाले एसेज तो मैं अच्छे से लिख लेती हूँ, लेकिन मुझे भी ना कोटेशन बेस्ड ऐसे में काफ़ी प्रॉब्लम थी। इनफैक्ट मुझे एक हेजिटेशन थी कि पता नहीं ये वाले एसेज मैं नहीं लिख पाऊँगी शायद। लेकिन इस बार सर मुझे पता था कि अब इसी टाइप के ऐसे आने लग गए हैं, तो समहाउ आई हैड टू प्रिपेयर। मतलब अब ये कि मजबूरी है कि इस टाइप के ऐसे को प्रिपेयर करना ही करना है। तो सर उसके लिए ना मैंने यही किया, मैंने ना सबसे पहले तो मैंने ना टॉपर्स कॉपीज़ रीड की जो बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, जैसे स्पेशली जो हमारे स्टार्टिंग के अच्छे टॉपर्स हैं, जैसे श्रुति शर्मा की मैंने कॉपी रीड की, वैशाली शर्मा है उनकी मैंने रीड की, काफ़ी सारे ऐसे अच्छे जो हमारे हैं या फिर जो हाईएस्ट स्कोरर रहे हैं ऐसे में 140-150 मार्क्स वाले, उनकी भी मैंने कॉपीज़ रीड की। तो वहाँ से ना मुझे एक ब्रॉड सा आइडिया लगा कि कोटेशन वाले ऐसे लिखने कैसे होते हैं। तब मुझे समझ में आया कि ये प्राइमा फेसी बहुत डिफ़िकल्ट दिखते हैं बट उतने हैं नहीं, हमें ना बस इनके अंदर है ना अलग अलग डायमेंशंस को ओपन करना होता है। तो सर जब मैंने ये जो ब्रेन स्टक वाली एक एक्सरसाइज थी इससे ओवरकम करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने ना 5-7 ऐसे डायमेंशंस प्रिपेयर कर लिए कि किस किस डायमेंशन पे उन चीज़ों को ना खोला जा सकता है। सर अब डायमेंशन भी ना 2-3 तरह के होते हैं। जैसे एक तो होता है कि फेज़ वाइज, जैसे मान लो एक बेबी फेज़, लाइक फिर यूथ फेज़, उसके बाद फिर एक फर्दर ओल्ड फेज़, या तो आप ऐसे एज ब्रैकेट टाइप में आप चीज़ों को खोल सकते हो, या फिर आप है ना लेवल्स पे खोल सकते हो, जैसे कि सोसाइटी के, तो होम से स्टार्ट करो, फिर आपका मान लो विलेज है या जो भी है, उसके बाद आपकी स्टेट है, कंट्री है, इंटरनेशनल लेवल पे आप इस तरीके से भी किसी भी डायमेंशन में ओपन कर सकते हो चीज़ों को। उसके बाद एक डायमेंशन ऐसा होता है उसमें ना सर कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं जो कि ना हमारे इमोशन से रिलेटेड होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो कोटेशंस है ना वो मेनली उन डायमेंशंस में बहुत अच्छी ओपन हो पाती है, इमोशनल डायमेंशंस। तो जैसे कि लाइफ एक एंगल है, लव एक एंगल है, एंगर, ईगो, जेलेसी, ये सब है ना कुछ इमोशंस हैं। इन इमोशंस के बेसिस पे भी आप अनफोल्ड कर सकते हो किसी भी कोटेशन को। ये काफ़ी न्यू डायमेंशन है, ये मुझे भी ना एक मेंटोर है, उन्होंने ही मुझे ये सजेस्ट किया था और मैंने मतलब काफ़ी इसको पर्सनली भी प्रैक्टिस किया था और मैंने अपने एग्ज़ाम में भी एक एसे में इसको किया है। ऑल्दो इस बार एसे काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट हुए हैं एसे में मार्क्स, और मतलब लाइक डबल डिजिट में लोगों ने स्कोर किया, बट थैंकफुली मेरे ट्रिपल डिजिट में हैं लेकिन बट सर मैंने नॉर्मली लिख ही दिया था, बट एक ऐसे के अंदर वो जो बुद्धा वाला एक ऐसे था, हैप्पीनेस वाला, उसके अंदर उसको मैंने इसी तरीके से अनफोल्ड किया था इमोशंस के बेसिस पे। तो मुझे लगता है कि ये अभी सुनने में थोड़ा सा मेसी लग रहा होगा कि कैसे करना है, बट एक बार अगर आप कोई भी सामने अगर कोटेशन हो तो उसके इन डायमेंशंस के बेसिस पे कोई ट्राई करे ना, तो सर सबसे ईजी चीज़ है फिर ये।
आप किसी भी कोटेशन को ना इन डायमेंशंस में ओपन कर सकते हो। जैसे हैप्पीनेस भी एक डायमेंशन है, आप सैड हो, आपके जो अप्स एंड डाउन्स हैं, आप अपनी लाइफ से रिलेट करके देखो, और जिन जिन इमोशंस से आप आज तक गुजरे हो ना, आप उनको पेन डाउन कर लो। कोई भी ऐसा इमोशन नहीं होगा जिससे मुझे लगता है कि एक 25-26 ईयर ओल्ड कैंडिडेट जो है वो उसने कोई भी अभी तक इमोशन मिस किया होगा लाइफ में। लगभग इमोशंस वो फील कर चुका होगा, तो आप उनको पेन डाउन करो एंड देन ट्राई टू फिट एनी कोटेशन इन दोज डायमेंशंस। ग्रेट। ये सर एक तरीका है ऐसे, अगर वो ब्रेन स्टक वाले फैक्टर से उठने का, इवन इन एग्जाम, क्योंकि एक ऐसा है कि इमोशंस तो आप कितने भी कर लो, आप स्टक हो गए ही नहीं, आप 8-10 पेज बहुत आराम से लिख दोगे। वो तो अपनी लाइफ प्रेजेंट करनी है ना। हाँ, यस। और यही चीज आपने GS 1 2 3 के अंदर भी करी, सेम टू सेम। हाँ सर, GS 1 2 3 के अंदर तो वी डू हैव द टेक्निकल क्वेश्चंस आल्सो ना, कि मान लो जैसे मैंने RTI वाला एग्जांपल दिया, तो उसके अंदर इट्स लाइक कि वो तो एक टेक्निकल आंसर है, मतलब RTI उसके एक्ट के आपने फीचर्स लिख दिए, उसके चैलेंजेस वगैरह लिख दिए। तो मेनली ये है कि GS 1 2 3 में कुछ ही हमें ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं जहाँ पे हम थोड़ी सी अपनी क्रिएटिविटी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि गवर्नेंस वाले क्वेश्चंस में हम कर सकते हैं, या फिर जो सोसाइटी से जैसे विमेन रिलेटेड हो गया, या हेल्थ एजुकेशन वाले जो टॉपिक्स हैं हमारे, या फिर हमारा ये पॉपुलेशन वगैरह से रिलेटेड जो भी हमारी सोसाइटी के स्पेशली टॉपिक्स हैं, उनमें हम इस क्रिएटिविटी को यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपने ये एक्सरसाइज अपने लिए पहले से करके रखी हुई है, चाहे वो एस्से के लिए, एथिक्स के लिए, मतलब कोई भी एक्सरसाइज ना एक वेस्टफुल नहीं है, या फिर वो उतने तक ही लिमिटेड नहीं है, पूरे मेंस एग्जामिनेशन में वो आपको हेल्प करेगी। यू नेवर नो कि पेपर में किस क्वेश्चन में कहाँ पर वो चीज़ आपको हेल्प कर रही है। वो आपका एक ऑलरेडी एक ऐसा एप्टीट्यूड बिल्ड कर देती है, आपको प्रिपेयर कर देती है टू हैंडल एनीथिंग, एनी अनप्रेडिक्टेबिलिटी इन एग्जाम। मूविंग ऑन टू द इंटरव्यू, हाउ वाज योर इंटरव्यू? एंड आपने अपने डेफ के बारे में मुझे बताया, इसके साथ साथ वो क्वेश्चन कि अपना लास्ट अटेम्प्ट तक आप पहुँचे, तो आपने उसको कैसे टैकल किया? मैं चाहता हूँ कि वो स्टोरी आप सबको बताएं। डेफिनेटली सर, मेरा इंटरव्यू का काफ़ी एक अमेजिंग सा एक्सपीरियंस है। मेरा पर्सनल ऐसा मानना है कि मतलब आई वॉज वेरी हैप्पी आफ्टर माई इंटरव्यू, इनफैक्ट ड्यूरिंग माई इंटरव्यू। सो सर, जैसे मैं आपको थोड़ा ब्रॉडली बताती हूँ कि इंटरव्यू का कैसा रहा। तो मेरा डैफ बेस्ड इंटरव्यू था, और लकीली व्हाट हैपेंड कि मेरा इंटरव्यू ना 9 मार्च को था, और 8 मार्च को ना विमेन इंटरनेशनल डे होता है। सो उस दिन छुट्टी थी, बिकॉज उस दिन होली थी, तो उस दिन इंटरव्यूज नहीं थे। तो नेक्स्ट डे, मतलब वो 2 दिन के ब्रेक के बाद हमारा इंटरव्यू था, और मेरा आफ्टरनून स्लॉट में था। सो चाहे मतलब कुछ कभी भी हो, बट आई वॉज ऑलरेडी एक्सपेक्टिंग क्वेश्चन ऑन विमेन एम्पावरमेंट, बीइंग अ वुमेन ऑल्सो, और उससे पहले विमेन इंटरनेशनल डे था ही। तो मैंने कहीं ना थोड़ा सा मैं इस चीज़ पे प्रिपेयर्ड थी। और सर, अब इसके अंदर मैं इसको एक्सपेक्ट क्यों कर रही थी और ये अच्छा क्यों हुआ, क्योंकि मैं ना फेमिनिटी पे ब्लॉग्स लिखती थी, फेमिनिन एनर्जी एंड समहाउ रिलेशनशिप मैटर्स, और थोड़ा सा ना विमेन रिलेटेड जो पर्टिकुलर इश्यूज हैं। नाउ आई डू नॉट राइट, बट अभी अपने 3rd-4th अटेम्प्ट वाले टाइम पे आई यूज टू राइट अबाउट ऑल दीज थिंग्स। अपने सोशल मीडिया हैंडल पर ही मैं ऐसे करती थी, थोड़ा अपना एज हॉबी। तो सर मैं मतलब काफ़ी अच्छे से मुझे अंडरस्टैंडिंग है इन चीज़ों की, लगभग थोड़ी सी डिटेल में भी, और इन जनरल भी कि क्या होना चाहिए। तो आई वॉज वेरी हैप्पी। जैसे ही मैंने अंदर एंटर किया, प्रीति मैम का मेरा बोर्ड था, एंड शी आस्क्ड मी टू सेटल डाउन, एंड उन्होंने बोला कि ओके प्रियंका, लेट्स स्टार्ट। तो उन्होंने एकदम से यहीं से स्टार्ट किया कि प्रियंका, येस्टरडे वाज द विमेन इंटरनेशनल डे। मैं ये सुनते ही खुश हो गई कि विमेन एम्पावरमेंट पे क्वेश्चन आने वाला है। सो उन्होंने लाइक द क्वेश्चन, मतलब 2-3-4 आई गेस 3-4 क्वेश्चन मैम ने मुझसे पूछे थे इसी के अराउंड कि आप इससे क्या समझते हो, ये डे मनाना इंपॉर्टेंट है या नहीं। सो ऑल दीज वर दी क्वेश्चंस व्हिच आई वाज एबल टू आंसर वंडरफुली, मतलब ऐसा मुझे लगता है। इनफैक्ट मैम ऑल्सो कॉम्प्लीमेंटेड इन वन ऑफ द आंसर कि वेरी गुड। सो आई वॉज हैप्पी कि चलो थोड़ा सा एक्सपेक्टेड अच्छी लाइन्स में। हाँ, मैम लाइक चेयरपर्सन इज गिविंग दी कॉम्प्लीमेंट ना, और वो भी एकदम से स्टार्टिंग में। तो इट वाज लाइक कि हाँ, मतलब सो अच्छा स्टार्ट हुआ, इट्स अ गुड स्टार्ट। उसके बाद सर नेक्स्ट मतलब मूविंग ऑन टू दी मेंबर्स, तो उन्होंने भी ना, जो फर्स्ट मेंबर थे, तो उन्होंने स्टार्ट ही कॉम्प्लीमेंट से किया, हाउ कि प्रियंका, आई एम सो इम्प्रेस्ड बाय योर थॉट्स ओवर विमेन एम्पावरमेंट, सो आई वुड लाइक टू कंटिन्यू दिस टॉपिक ओनली। तो उनके साथ भी ना सर इसी पे डिस्कशन चला लगभग।
उसके बाद सर नेक्स्ट मेंबर तो आई बिलोंग टू दिल्ली ओनली, दिल्ली बॉर्न एंड ब्रॉट अप। तो उनको ये था कि अगर आप दिल्ली में ही एज अपॉइंट होते हो, आपकी सर्विस दिल्ली में होती है, तो टेल मी द बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ दिल्ली, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स ऑफ दिल्ली एंड हाउ वुड यू एड्रेस देम। So this was the very basic question which I answered, and this was also related to my optional subject also. But so इसलिए उनको एडमिनिस्ट्रेशन और करंट अफेयर्स में भी वो और सर हाँ यस डेफिनेटली सर, एक तो उस टाइम पे ना म्युनिसिपल वाला इशू चल रहा था लोअर उसमें, और हायर पे LG-CM कॉन्फ्लिक्ट वाज आल्सो गोइंग ऑन, तो इसलिए उसी कॉन्टेक्स्ट में वो सारा डिस्कशन था। तो यहाँ तक तो सर काफ़ी सब अच्छा ही था। उसके बाद सर एक मेंबर ने अगले मेंबर के साथ जो मेरा डिस्कशन हुआ ना, दैट वाज लाइक कम्प्लीटली डैफ बेस्ड सर। सो बेसिकली ना मेरे डैफ में मेरी मॉडलिंग से रिलेटेड कुछ चीज़ें मेंशन थी, क्योंकि मैंने अपने कॉलेज टाइम में की थी, और उसके बाद जब मैं अपने सोशल मीडिया पे एक्टिव हुई थी आफ्टर माई 4th अटेम्प्ट, तो उस टाइम पर भी ना आई गॉट मेनी ऑफर्स, लाइक बहुत सारे मॉडलिंग असाइनमेंट्स मुझे उनके ऑफर्स आए, मैंने कोई एक्सेप्ट नहीं किया ऑल्दो। मीनवाइल मुझे मूवीज़ के ऑफर भी आए सर, साउथ इंडस्ट्री, फ्रॉम द साउथ इंडस्ट्री मूवी। सो they actually wanted me as a lead actress only. That was a very great offer. बट मैंने उनके डायरेक्टर से उस टाइम पे बात की थी कि सर आई एम अ स्टूडेंट राइट नाउ एंड आई एम ऑलरेडी परस्यूइंग थिंग्स, तो लेट मी कीप दैट थिंग एज माई प्लान बी। तो सर बेसिकली ना, सो दिस ग्लैम इंडस्ट्री एंड द मूवी एंड मॉडलिंग थिंग वाज एक्चुअली माय प्लान बी, जो कि मेरे 4th अटेम्प्ट के बाद से मेरे माइंड में था कि अगर 1% कुछ भी नहीं हुआ तो देन आई मे ऑप्ट फॉर दिस थिंग। तो सर ये सब मेरे माइंड में ये भी था कि अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया प्लान बी से रिलेटेड, तो भी मैं इस चीज़ के बारे में मेंशन कर सकती हूँ। एंड सर ऑलरेडी आई हैव बीन सेलेक्टेड फॉर अ नेशनल एडवर्टीजमेंट ड्यूरिंग माई कॉलेज डेज ऑल्सो। तो वो सब मैंने ना अपने अचीवमेंट सेक्शन में मेंशन किया हुआ था, बिकॉज उसके अलावा मेरे पास कोई अचीवमेंट भी नहीं थी। मतलब हमेशा पढ़ाई वढ़ाई में रहे, एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में ना यही सब था। एक दो मुझे मेरे क्लासिकल डांसेस के लिए भी अवार्ड्स वगैरह मिले हुए थे, तो मैंने बस यही कुछ चीज़ें वहाँ पे मेंशन की थी। और तो सर जो वो 3rd मेंबर थे, तो उनका एक डिस्कशन ना लाइक सो ही सिंपली आस्क्ड मी कि प्रियंका व्हाई नॉट मॉडलिंग, व्हाई सिविल सर्विसेज। तो सर इसका मेरा एक क्लियर आंसर, मैंने ना उनको ना कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकल आंसर देने की बजाय या कोई बहुत ज़्यादा ऐसे ग्रेट माइंडेड साउंड करने की बजाय, आई एक्चुअली आंसर्ड लाइक अ किड ओनली देयर। So it was so I just said कि सर I was a little girl when I was in college, तो मैंने सर वॉलेंट्री पार्टिसिपेट किया था सारे इनिशिएटिव्स में, और ये सच भी है। सो उस टाइम पे दिस वाज नॉट माय इंटेंशन टू गो फॉर दिस। फ्यू ऑफ माय फ्रेंड्स सेड कि प्रियंका यू कैन ट्राई, यू लुक गुड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो सर इसलिए मैंने वॉलेंट्री उसमें पार्टिसिपेट कर लिया था। सो आई वॉज बीइंग वेरी वेरी ऑनेस्ट देयर, कोई भी मेड अप आंसर मैंने नहीं दिया, बिकॉज वो कैच भी हो जाता है और वो सच नहीं होता। तो मैंने बिल्कुल सच बोला कि सर मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बोला, मुझे एनकरेज किया, तो जस्ट बीइंग अ लिटिल कॉलेज गोइंग गर्ल मैंने सर इसके अंदर पार्टिसिपेट कर लिया। मुझे नहीं पता था कि मैं सेलेक्ट हो जाऊंगी, और सर फिर मैंने मना भी कर दिया उनको, बिकॉज आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन दिस। और जब मैं थोड़ी सी बड़ी हुई तो इट वॉज लाइक कि आई हैव टू जॉइन द सिविल सर्विसेज, बिकॉज दैट इज़ द बेस्ट प्लेस टू यूटिलाइज माई पोटेंशियल, बट आई कैन कीप दिस एज माई प्लान बी इन केस द थिंग वुड नॉट हैपन। तो उसके बाद सर देन फर्दर डिस्कशन ऑन एडवर्टीजमेंट। सो फ्रॉम हियर द डिस्कशन शिफ्टेड टू द एडवर्टीजमेंट, लाइक हाउ दे हैव इवॉल्व्ड इन इंडिया। सो उसके बारे में काफ़ी जनरल सा डिस्कशन था, और काफ़ी वो ओपन एंड फ्रैंक डिस्कशन था। सो वी वर टॉकिंग अबाउट की एडवर्टीजमेंट, जैसे कि सर लाइक सेक्स अपीलिंग एडवर्टीजमेंट्स आने लग गई हैं आजकल। सो वी वर वेरी फ्रैंकली टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ दोज थिंग्स। तो आई गेस वो एक मेच्योर डिस्कशन था वहाँ पे काफ़ी, एंड इवन मेंबर्स वर डिस्कसिंग विद देमसेल्व्स कि हाँ ये ऐड है वो ऐड है, तो वेरी लाइवली डिस्कशन वाज गोइंग ऑन। एंड देन सर फाइनली द 4th मेंबर, सो उनका ये था कि ही वॉज गोइंग थ्रू माई डैफ इन फ्रंट ऑफ मी, तो मुझे था कि ओके मतलब शायद कुछ डैफ में से पूछें। तो देन ही सिंपली सेड कि प्रियंका आई एम सीइंग कि आपने 2016 में अपनी ग्रेजुएशन कर ली है, और उसके बाद तो आपने कुछ नहीं किया है, नॉट इवन दी मास्टर्स या कोई भी और अलग से कोई प्रोफेशनल कोई साइड कोर्स आपने नहीं किया है। सो यू हैव बीन प्रिपेयरिंग फुल टाइम। तो मैंने कहा येस सर।
तो देन ही सेड कि प्रियंका ओके वी आर नॉट कंसिडरिंग यू, सो लेट्स कंसिडर अ जनरल एग्जाम्पल कि अगर कोई एस्पिरेंट इतनी तैयारी कर रहा है, वो लास्ट अटेम्प्ट तक पहुंच गया है और तब भी अगर उसका क्लियर ना हो तो देन व्हाट वुड दैट पर्सन डू, मतलब क्या ये वेस्टेज नहीं है ऑफ रिसोर्सेज फॉर कंट्री एज वेल एज द पर्सन इटसेल्फ? उसने अपने इतने प्रोडक्टिव ईयर्स वेस्ट करे हैं, दैट यूथ ईयर्स। तो मैंने फिर तो सर दिस वॉज द चैलेंजिंग क्वेश्चन विच आई नीड टू आंसर वेरी स्मार्टली देयर। तो ऑल्दो आई वॉज प्रिपेयर्ड फॉर इट, तो सर मैंने उनको बोला कि सर फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे नहीं लगता है कि ये कोई वेस्टेज है, आई रादर कंसीडर दिस एज एन इन्वेस्टमेंट। तो सर देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वेस्टेज एंड इन्वेस्टमेंट। सो इन्वेस्टमेंट इज लाइक सो द प्रिपरेशन ऑफ सिविल सर्विसेज, द सिलेबस, द वे इट इज डिफाइंड and the way we like study all of it. So sir this is like an investment in the terms of the knowledge, in the terms of emotional strength and excellence. तो सर मुझे ऐसा लगता है कि अगर यहाँ पर भी नहीं होता है, और सर आप जनरल एग्जाम्पल ले रहे हो, इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ ओनली विच आई सेड दैट टू द मेंबर कि सर अगर मैं अपनी भी बात करूँ, सो आई फील कि नाउ आई हैव सफिशिएंट नॉलेज, आई हैव द सफिशिएंट इमोशनल स्ट्रेंथ, जिसके बेसिस पे नाउ आई कैन एक्सेल इन एनी फील्ड। इसके बाद भी अगर यहाँ नहीं होता है, मैं चाहे कहीं भी जाऊँ, आई नो दैट आई कैन एक्सेल इन दैट फील्ड। सो दैट वॉज द लाइक विद दिस कॉन्फिडेंस आई आंसर्ड दिस क्वेश्चन। And then son further by showing that a down to earth state and not showing myself as an overconfident person or something. So sir very very politely, very lovingly and ऐसे थोड़े हंसी मजाक के मैनर में आई सेड टू द मेंबर कि सर स्टिल मतलब अगर ये तो ठीक है दैट आई एम हैविंग अदर ऑप्शंस एज वेल, बट स्टिल आई फील एंड आई एम वेरी होपफुल दैट आई विल क्लियर द एग्ज़ाम दिस टाइम। और सर मुझे लगता है कि मेरे मेंस अच्छे हुए हैं एंड माई इंटरव्यू इज़ ऑल्सो प्रोग्रेसिंग वेल, सो आई थिंक दैट आई विल मेक इट टू द लिस्ट दिस टाइम। So sir, even members, so this rarely happens in any interview. So even the member said ki yes Priyanka, even we are hopeful that you will make it to the list this time and God bless you. So like all the members actually blessed and they were like ki matlab stay hopeful and this is very good thing like, and even ma'am smiled after that. So I was happy कि okay everything has gone well। और उसके बाद फर्दर मैम ने लास्ट में एक दो चीज़ें बस पूछी एंड देन शी वाज लाइक कि ओके प्रियंका। सो सर देन आई जस्ट केम आउट, आई एक्चुअली सेड नमस्ते टू ऑल। सो इट वाज सर मैंने ये सोच कर गई थी, दिस इज़ अ वेरी सिंपल जेस्चर ऑल्दो कि हम जाते हैं अंदर सो हम सबको विश करते हैं। सो इट वाज गुड आफ्टरनून और एकदम से ना उस टाइम पे मैम ने ऐसे बोल ही दिया था कि भाई मतलब जस्ट सेट डाउन प्रियंका एंड ऑल, तो मैं कुछ और नहीं विश कर पाई। ऑल्दो मैंने इंडिविजुअली सारे मेंबर्स को विश किया था व्हेन दे स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चन एंड इट वाज सिंपली अ हेलो। सो जब मैम ने क्वेश्चन पूछ के मेंबर को शिफ्ट किया, तो जब उन्होंने मुझसे बात करना स्टार्ट किया तो इट वाज लाइक फर्स्ट आई सेड हेलो सर। So I actually greeted all separately hello and they all were in fact like कि okay hello Priyanka how are you। So सबके साथ ऑलरेडी ये काफ़ी लाइट हो गई थी स्टार्टिंग ही हर एक मेंबर से कॉन्वर्सेशन से पहले। और सर जब मैं खड़ी हुई ना तो तब भी थैंक यू के साथ है ना, उस टाइम पर मतलब ऐसे ऐसे बिल्कुल मैं चली नहीं गई जस्ट थैंक यू बोलकर। सो आई एक्चुअली सेड नमस्ते टू एवरीबडी एंड इवन सो वन मेंबर वॉज ऑलरेडी लाइक कि नमस्ते, अदर वॉज लाइक कि ऐसे ब्लेसिंग मैनर में। सो वो इतने ओल्ड पीपल हैं, वेरी एक्सपीरियंस, तो मुझे ऐसा लगता है सर कि ये ना एक काफ़ी एक इंडियन सिविल सर्विसेज में तुम जा रहे हो एंड दिस इज़ द बेस्ट इंडियन जेस्चर। सो नमस्ते इज़ आवर ऑफिशियल जेस्चर जो कि हमारे इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर तक हम कहीं बाहर जाते हैं, पूरा इंटरनेशनल वर्ल्ड अगर इंडिया में विश करता है तो दे से नमस्ते। तो व्हाई नॉट इन आवर इंटरव्यू, मतलब यहाँ पर तो एटलीस्ट एक नमस्ते तो सबको बनता ही है, द वेरी आर रिस्पेक्टफुल इंडियन जेस्चर। सो दिस वॉज हाउ I ended my interview and left the room after greeting everyone. तो सर बाहर आते वक्त भी सर it was such a wonderful experience। मतलब एक होता है ना कि
like if you walk inside like an IAS, so you come out like an IAS, ऐसी एक फेमस कोटेशन भी है सेट बाय अ टॉपर ओनली. तो सर मुझे उस दिन ऐसा फील हुआ कि ये काफ़ी सच है. मतलब मुझे नहीं पता था कि मुझे कितने मार्क्स मिलेंगे, बट एक वो जो दिल की फीलिंग होती है ना कि हाँ बहुत ही अच्छा इंटरव्यू मेरा हुआ है. तो जब मैंने उस रूम से बाहर ऐसे स्टेप आउट किया ना, सो आई वॉज सो हैप्पी. मतलब it's actually very unexpressible thing for me. No matter, although I have scored very good marks in interview, so 193, but मतलब इससे भी बेटर और भी हो सकते थे, but that doesn't matter anymore because जो मेरी जो फीलिंग थी ना, वो जो एक्सपीरियंस था, because that was the first and only experience for me. बिकॉज ये मेरा लास्ट अटैम्प्ट था और मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था. मैं कभी दोबारा उस रूम पे इंटरव्यू देने के लिए नहीं जाने वाली हूँ. सो इसीलिए मेरे लिए ये काफ़ी मेमोरेबल एक्सपीरियंस है. आई रिमेंबर ऑल दी मोमेंट्स, आई रिमेंबर देयर फेसेस, आई रिमेंबर एवरीथिंग इन दैट रूम. ग्रेट. आई होप हमने आज के सेशन में इतनी सारी बातें की हैं, मतलब दैट वुड बी हेल्पफुल टू एवरीवन, इवन जो अभी मेंस लिखने वाले हैं, जो मेंस के वाले इंटरव्यू देंगे, दे विल बी ऑल्सो वेरी डिलाइटेड एंड एनलाइटेंड विद दिस टॉक. बहुत सारी हम लोगों ने पढ़ाई और स्ट्रेटेजी और आपकी जर्नी के बारे में बातें कर ली. लेट अस मूव ऑन टू अ वेरी फन राउंड दैट इज कॉल्ड द रैपिड फायर राउंड. Okay, in the CTWT I will be asking some questions and you will be giving me answers in a very quick manner. Okay, so sir, let's get started. Tell me one of the stupidest thing which you have done in the last year. Sir, last year, sir, stupid thing. Or you can tell me any of the stupidest thing you have done. Okay. Sir, I feel the most stupid thing which I have done is not having any solid plan B. So you feel that the aspirant should have the plan B? Yes, sir, definitely. Sir, this is the one thing जो आपको तैयारी करने से पहले मुझे लगता है माइंड में लेके चलना चाहिए. What is your favorite food? Sir, Chinese. Chinese? Yes. Okay. Do you cook by yourself? Yes, sir. Yes. I love cooking, sir. Although I didn't mention this as my hobby there to avoid the questions, but I love cooking. Okay. Just imagine कि पूरी दुनिया की नज़रें आपके ऊपर हों for the next 30 seconds. What would you say? Sir, I would say that please believe in yourself and please believe the process of the universe. सर कुछ ऐसे डिसीजंस होते हैं जो हम अपनी लाइफ के लिए चाहे ले पाएँ या ना ले पाएँ, बट आपकी लाइफ आपके लिए ले लेती है उन डिसीजंस को. सो प्लीज़ ट्रस्ट द प्रोसेस ऑफ योर लाइफ एंड द यूनिवर्स. किसी मूवी से आप अपने आप को रिलेट करते हो या किसी कैरेक्टर से? सर मैं अपने आप को एक कैरेक्टर से रिलेट करती हूँ एंड दैट इज़ द गीत ऑफ द जब वी मेट. सो दैट इज़ द वेरी लाइवली कैरेक्टर. आई वुड से सर उसकी जो सबसे बेस्ट चीज़ मुझे लगता है जो हम दोनों में सिमिलर है, विच इज़ बीइंग शोन इन द मूवी, एंड जो मैं अपने अंदर हमेशा से फील करती हूँ, वो सर ये है कि लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट. तो सर मैं बहुत ज़्यादा ना फ्यूचरिस्टिक नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा फ्यूचर की चीज़ों के बारे में नहीं सोचती हूँ. आई बिलीव जो है अभी है, इस पल को पहले जी लेते हैं, बाद में देखेंगे क्या करना है. आपने मुझे बताया दैट आपको शायरियों का बहुत शौक है. हाँ, यस आप सर. कोई एक जो आपकी फेवरेट हो? सर मुझे वैसे तो काफ़ी सारी अच्छी लगती है मुझे शायरी, बट एक शायरी है जो मुझे अच्छी लगती है सर, वो ये है. एग्जैक्ट वर्ड शायद ना हो बट मैं उसको बोलती हूँ. ऐसे रिहा ना कर कि कैद हो जाए, कैद ऐसे कर कि रिहा हो जाए. सर ये काफ़ी डीप है ये शायरी, बट आई जस्ट लव दिस वन. ओके. एंड कोई एक ऐसी मूवी जो आपको लगता है कि सबको देखनी चाहिए, इट्स योर फेवरेट? सर फेवरेट तो ऐसा सच नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि एक मूवी है सर, डियर जिंदगी ऑफ शाहरुख खान एंड आलिया भट्ट. सर मुझे पर्सनली वो मूवी काफ़ी पसंद है, नॉट बिकॉज ऑफ द एक्टर और द एक्ट्रेस, बट स्पेशली उस मूवी का जो सेकेंड फेज़ है वेयर शाहरुख खान स्टार्ट्स गाइडिंग द आलिया भट्ट, और सर लाइफ के बहुत छोटे छोटे आस्पेक्ट
जो उस मूवी में डायलॉग्स के थ्रू बोले गए हैं वो सर मुझे बहुत पसंद है। तो सर जैसे उसके अंदर है जीनियस नोज व्हेन टू स्टॉप, और सर उसके अंदर एक चेयर वाला है कि स्पेशली जो आज के टाइम में ये बहुत रेलेवेंट चीज़ें हैं, स्पेशली व्हेन आर यूथ जनरेशन हर डेली बेसिस पे वी आर गोइंग थ्रू दी रिलेशनशिप एंड दी ब्रेकअप स्टफ्स। तो सर वहाँ पर वो जो कॉन्शियसनेस आती है, वो जो हार्ट ब्रेक्स होते हैं जनरली, और हम उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा पर्सनली फील कर लेते हैं। बिल्कुल हमें ऐसा लगता है कि अब ये नहीं तो कुछ नहीं, और अगर ये है तो सब कुछ है। सो बेसिकली दोज आर द गाइडिंग फैक्टर्स ऑफ आर लाइफ। वो बहुत अच्छी चीज़ है इफ़ दे आर पॉजिटिवली इम्पैक्टिंग यू। लेकिन अगर वो कहीं भी आपको नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहे हैं, और सर मैंने ना ये देखा है कि हमारा यूथ ना इमेज कॉन्शियस बहुत ज़्यादा हो गया है। सो दे लिटरली वरी अबाउट देयर इमेज, कि कुछ भी हो पर हमारी इमेज खराब नहीं होनी चाहिए। उसके अकॉर्डिंग हम अपने रिलेशनशिप्स को डिसाइड करते हैं, हम अपने पार्टनर्स को डिसाइड करते हैं। तो सारे मूवी का ये डायलॉग है सिंपल सा, कि जब हम किसी शॉप में जाते हैं तो हम जाते ही जो बाहर चेयर रखी है ना, हम उसको लेके घर नहीं आ जाते हैं। सो हम शॉप में जाते हैं, हम बहुत सारी चेयर्स ट्राई करते हैं, उसके बाद जो सबसे कंफर्टेबल होती है, जो हमें लगता है कि इसके ऊपर हम 24 घंटे भी बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, उस चेयर को हम खरीद के घर लेके आते हैं। तो जब हम एक चेयर लेने में इतने सेलेक्टिव हैं, इतने प्रिसाइज हैं, तो व्हाई नॉट इन सेलेक्टिंग अ लाइफ पार्टनर। तो सर ये, और इसके अंदर अगर आपने अलग थोड़ी सी चेयर्स ट्राई कर भी ली, सो दैट इज नॉट अ बैड थिंग एट ऑल। तो इसको अपनी इमेज से एसोसिएट नहीं करना चाहिए। तो दिस इज आई फील वेरी प्रैक्टिकल एंड वेरी मेच्योर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ विच जनरली पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड। प्यार बहुत अच्छी चीज़ है। फॉलिंग इन लव इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल इमोशन अनटिल एंड अनलेस इट अफेक्ट्स यू नेगेटिवली। तो मुझे लगता है कि उसको इतना पर्सनलाइज्ड करके नहीं देखना चाहिए। दिस इज जस्ट वन एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। अगर आपकी लाइफ के ऊपर आपको कोई बुक लिखनी हो, उसका टाइटल क्या होगा? सर मेरी बुक का टाइटल होगा परसीवियरेंस। सर मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी चीज़ को लेकर अगर आपके अंदर परसीवियरेंस है तो वो चीज़ अचीवेबल है, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ करियर। चाहे वो कोई इंसान हो, वो कोई इमोशन हो, वो कोई भी चीज़ हो सर, वो कोई ड्रीम हो, एनीथिंग, इफ़ यू आर परसीवियरेंट अबाउट इट, यू हैव द पेशेंस एंड द सेल्फ बिलीफ, तो आप उस चीज़ को ना मैनिफेस्ट कर सकते हो। सो सर आई पर्सनली बिलीव इन दैट मैनिफेस्टिंग थिंग, कि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक थ्योरी होती है जिसके बारे में हम बात करते हैं, और जो चीज़ों के बारे, जिन चीज़ों को आप बहुत डिज़ायर करते हो, आप उन्हें मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो सर मैंने पर्सनली, आई एम शेयरिंग अ वेरी पर्सनल एक्सपीरियंस, मैंने सर अपनी लाइफ में जिन भी चीज़ों को बहुत ज़्यादा शिद्दत से डिज़ायर किया है ना, चाहे वो कोई पर्सन हो, वो कोई मैन हो, वो कोई ड्रीम हो, वॉट एवर इट इज़, आई हैव एक्चुअली मैनिफेस्टेड दैट थिंग इन रियलिटी, ग्रेट, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ माई परसीवियरेंस। ग्रेट, क्योंकि आपने बताया भी कि आपने काफ़ी रिलेशनशिप ब्लॉग्स भी लिखे हैं, हाँ, यस है ना? सर। What is relationship for you in one word? सर a relationship in one word. Or in one sentence if you want, like if you can define what is love, what is relationship for you? Sir, love for me, or the relationship for me, is when you start considering the happiness of your partner over and above yours. Great, That is love. great to hear. आपने इतनी सारी बुक्स पढ़ी पिछले 6 साल के अंदर, पढ़ाई वाली, कोई एक ऐसी पर्सनैलिटी जिसने आपको बहुत इंस्पायर किया हो, मतलब जो आपकी बुक्स के अंदर हो और आपको इंस्पायर किया हो? So, sir, I feel inspired by the Lord Krishna from the mythology, because although बहुत सारे beliefs हैं कि वो mythology भी नहीं है, that's very real, but still सबके अपने अपने beliefs हैं, I totally respect that. But sir, मैं personally महाभारत और Lord Krishna से बहुत ज़्यादा inspired हूँ, and on the other hand even from the Arjuna, so basically that bond between Arjun and Krishna, सो आई रियली फील इंस्पायर्ड बाय दैट। और सर मैंने ये इंस्टेंसेस काफ़ी बार अपने आंसर्स में भी यूज़ किए हैं। ओके, एक क्वेश्चन जो कि मैं स्पेसिफिकली आपसे ही पूछ रहा हूँ इस रैपिड फायर में, जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हो उस दौरान जो सोसाइटी होती है उसको आप क्या कहना चाहते हो इन द नेक्स्ट 30 सेकेंड्स? सर मैं सोसाइटी को ये बोलना चाहती हूँ कि
आपकी अपनी लाइफ है, आपके अपने प्रॉब्लम्स हैं और आपके अपने बिलीव्स हैं। तो वी आर इन 2023, ठीक है, हम 21st सेंचुरी का पार्ट है। प्लीज़ बी मेच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड कि आपकी जो लाइफ है आप उसको बेटर हैंडल करो। जो दूसरे इंसान की लाइफ है, लेट दी पर्सन हैंडल हिज और हर लाइफ हिमसेल्फ और हर सेल्फ। बिकॉज जितना दिमाग भगवान ने आपको दिया है, उतना ही ब्रेन, उतना ही दिमाग, उतनी ही अकल भगवान ने दूसरे इंसान को भी दी है। तो प्लीज़ आप उनको ये बताने की बजाय, जज करने की बजाय, गाइड करने की जगह कि उनको क्या करना चाहिए, आप अपनी लाइफ को हैंडल कर लो। अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो यू आर इन्वाइटेड टू गाइड अस, अदरवाइज वी आर मैच्योर इनफ टू हैंडल आवर ओन बिजनेस। बहुत मज़ेदार राउंड था रैपिड फायर राउंड। रैपिड फायर राउंड से इतनी सारी चीज़ें मुझे नई नई पता लगी आपके बारे में। एंड आई होप दिस राउंड वाज इक्वली फन फॉर यू। Yes, sir. I just loved this round. This was such a new thing for me, and it was actually like a game round which we used to play like kids. So I just loved it. We have a very small gift for you. Thank you so much, sir. This is so lovely. Thank you so much. It was so inspiring. It was so motivating also. Sir, I wish and I'm really hopeful कि अगर मेरी स्टोरी सर और ये जर्नी अगर 1% एस्पिरेंट्स को भी अगर मोटिवेट कर सकती है एंड दे फील लाइक परस्यूइंग देयर ड्रीम, गिविंग मोर अटेम्प्ट्स, तो सर आई फील कि मेरी टॉक या मेरी जर्नी को सर मैं ऑलरेडी सक्सेसफुल समझूंगी इफ़ आई एम एबल टू मोटिवेट एनीवन। कोई एक मैसेज जो आप लर्नर्स को देना चाहते हो? सर मैं खाली यही बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ बिलीव इन योर सेल्फ and please trust the process of the universe. Whatever is happening for a reason, and सबका एक अपना टाइम होता है, सबका एक अपना टाइम आता है, एक राइट टाइम होता है। सो प्लीज़ तब तक के लिए हैव पेशेंस एंड कीप गोइंग। आप अपने बेस्ट एफर्ट्स पुट इन करते रहो। द यूनिवर्स नोज व्हाट इज़ द राइट थिंग एंड राइट टाइम फॉर यू। सो प्लीज़ ट्रस्ट दैट प्रोसेस एंड फर्दर योर लाइफ, योर यूनिवर्स विल डिसाइड एवरीथिंग फॉर यू। अगर आप किसी टॉपर को टैग करना चाहते हो जो अगली बार मेरे साथ इस सेशन में हो। ओके सर, सो आई हैव अ फ्रेंड ऑफ माइन एंड उसका भी लास्ट ही अटेम्प्ट था। सो शी इज़ अपराजिता एंड गेटिंग द IPS सर्विस दिस टाइम। सो आई वुड लव टू हियर हर कॉन्वर्सेशन विद यू हियर, सो यू कैन इनवाइट हर। आपके साथ आज बहुत सारी बात करके आज जितने भी लोग देख रहे हैं ना, हमें उनको इतनी मदद मिलने वाली है। यू वर सो इंस्पायरिंग, मोटिवेटिंग एंड वी ऑल आर वेरी प्राउड ऑफ यू। इस देश को एक बहुत हॉनहार सिविल सर्वेंट ऑलरेडी मिल गया है। बोलते हैं ना, यूनिवर्स ने फाइनली आपको आपकी प्लेस पे पहुंचा दिया है। यस सर, आफ्टर टेस्टिंग अ लॉट। थैंक यू एंड बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपकी जर्नी इसी तरीके से और अच्छी तरीके से आगे बढ़ती रहे। सो गाइज, आज के सेशन से आपको जो जो चीज़ें नहीं मिली हैं डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में आपको डालनी है, क्योंकि आज जो लर्निंग आप लोग ले रहे हो वो लाइफ टाइम लर्निंग है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे अहेड एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।